हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है? बढ़िया, एकदम तगड़े, जबरदस्त। नमस्ते। सर, आज हमें फिजिक्स में पता चला कि जब बारिश हो तो छाता किस साइड लगाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, आप सभी का वेलकम है। बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को कि भारत जो है एक बार फिर से विश्व विजेता बन चुका है क्रिकेट में। चल सो बेटा, हमारा लेक्चर 4 है आज और चैप्टर चल रहा था पुष्पे पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे थे किस चीज की? पुंकेसर की। जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी? नर जनन तंत्र की, पुंकेसर की हम लोग बात कर रहे थे। सो दोस्त, वही आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पुंकेसर की बात कर रहे थे। अब इसमें थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं परागकण से संबंधित, वो फटाफट पढ़ लेते हैं और फिर नर जनन तंत्र को समाप्त करते हैं। ठीक है, रेडी है? हाँ भाई, रेडी है? सर, क्या संडे को टेस्ट होगा? नहीं बेटा, इस संडे को नहीं होएगा। आई थिंक नेक्स्ट संडे को होएगा, अभी नहीं होएगा। वेल डन कार्तिक गोयनका, थैंक यू, वेरी गुड। सर, फिजिक्स यहां समझ आई, कहीं समझ नहीं आई। थैंक यू। नट 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 नट। आज बारिश हो रहा है, हमारे यहां नहीं हो रहा है। सर, स्पोरोपोलिन जंतु में पाया जाता है? नहीं ध्रुव भाई, स्पोरोपोलिन केवल पादपों में पाया जाता है। तो सर, जंतुओं में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? दांत पे मिलने वाला इनेमल। हाँ जी, सम विभाजन को समसूत्री विभाजन कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं मेरे भाई। आप ठीक हैं? बिल्कुल बढ़िया है संजय सिंह। आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, बनकर सूरज वही चमकता है। सुबह वही चमकता है, दिन को भी वही चमकता है, रात को भी वही चमकता है। ऐसे ही टाइम मैनेज होता है। सर, बी पोलन क्या होता है? बेटा, बी पोलन का मतलब ऐसे परागकण जिनके ऊपर कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको हम पोलन किट बोलते हैं, जो मक्खियों के पैरों से चिपकने में हेल्प करता है, उसको हम बी पोलन बोलते हैं। सर, इस बार दूसरा संडे है। यस आई नो मेरे भाई। हाँ जी, मेरा बांगड़ू। ओके, हैप्पी डॉक्टर्स डे बेटा आप सभी को एडवांस में। इसका आंसर बता दीजिए। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था पर युग्मकों का आनुवांशिक संगठन अंततः निर्धारित हो जाता है? एनाफेज, 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 एनाफेज 1 में। मेरे भाई, एनाफेज 1 जो होता है वही तो डिसाइडिंग करता है कि अगुणित बनेगी कि द्विगुणित बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनाफेज 1। सर, रिचार्ज कितना महंगा हुआ जा रहा है? हाँ यार, ये तो मतलब बहुत गलत बात है। मतलब जियो को तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो पहले था ना, कि एकदम से मुफ्त बांट दो, वो करना चाहिए, है ना। बता दिया मैंने अर्शन आपको ये वाली चीज। ओके, चलें आगे। चल आगे बढ़ते हैं। आप मेरी राम राम ले लिया करो, ठीक है वैष्णवी? राम राम, राम राम सार्यानी। आइए बेटा। सो हम यहां पर पुंकेसर पढ़ रहे थे और एक बार आज एक काम करते हैं, पहले हम जो चीज बच गई है एक बार उसको कवर करके फिर एनसीईआरटी रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारी चीजें बच गई है ना, एक बार उनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, मैं आज एनसीईआरटी 2 तरीके से लेकर आया हूं। किस तरीके से लेकर आया हूं पहले मैं एक बार दिखा देता हूं। 2 तरीके से एनसीईआरटी लेकर आया हूं। ये एनसीईआरटी है जो है पुरानी, पुरानी। ठीक है, और सेम टू सेम यही की यही चीज यहां पर है। ये है नई। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का मिलेगा आपको? सिर्फ शब्दों का। क्या? 1.2.1 यहां पर है 2.2.1, बस इतना सा डिफरेंस। फिगर में आप देखेंगे यहां पर चित्र है 2.2, यहां पर चित्र है 1.2, एक भी शब्द अलग नहीं है।
सिर्फ बताने के लिए कि मेरे भाई ये पुरानी एनसीईआरटी है, ये नई एनसीईआरटी है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये दूसरा चैप्टर था पुरानी एनसीईआरटी में और नई एनसीईआरटी में ये पहला चैप्टर है। डन, क्लियर है? तो 1.2.1 का मीनिंग समझ में आ गया कि पहला चैप्टर जिसका दूसरा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और दूसरे टॉपिक में पहला भाग पढ़ रहे हैं, ये इस तरीके से है। हाँ, ठीक है जी, चले। सो यहां पर मैं इस तरीके से एनसीईआरटी भी लेकर आया हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि भैया नई कौन सी और पुरानी कौन सी है। ये पुरानी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी है। ऐसे ये वाली पुरानी एनसीईआरटी है, सेम टू सेम नई एनसीईआरटी है। पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी। मैं ये वाले डायग्राम वापस से नहीं लाया। पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, इसका भी कुछ नहीं लिया। पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, बस खत्म। ठीक है, डन। एक भी डिफरेंस नहीं है, एक भी शब्द का डिफरेंस नहीं है, यूं का यूं है। ठीक है, तो बस आपकी वो जो होती है ना अंदर से उत्सुकता जो है उसको समाप्त करने के लिए मैं दोनों लेकर आया हूं। चल, सो बेटा हम लोगों ने पुंकेसर पढ़ा था। पुंकेसर के अंदर हमने लघु बीजाणु, पुंकेसर जिसको हमने लघु बीजाणु पर्ण बोला था, ये पढ़ लिया था। पुंकेसर की बात कर ली थी। लघु बीजाणु धानी पढ़ ली थी। लघु बीजाणु धानी गोलाकार होती है, 4 परतों से स्तरित होती है। अंदर कौन होता है? बीजांडकाय ऊतक होता है, या बीजाणुजन ऊतक होता है। बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है? पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसमें क्या हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, लघु बीजाणु बने थे। लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में बने थे, 4-4-4-4 चतुष्क बने थे। यही लघु बीजाणु आगे चलकर किसमें परिवर्तित होते हैं? परागकण में परिवर्तित होते हैं। लघु बीजाणु जनन से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से हमने क्या बना दिया था? चतुष्क बना दिया था। फिर ये जो लघु बीजाणु जो थे ये किसमें बदले थे? सर परागकण में बदले थे। हमने परागकण की संरचना देखी थी, आपको याद आ रहा होगा परागकण। हमने परागकण की संरचना देखी थी और उस परागकण की संरचना में सर 2 कोशिकीय की अवस्था भी थी और 3 कोशिकीय की अवस्था भी थी। बाहर क्या मिल रही थी सर? एक एक्साइन मिल रही थी और फिर क्या मिल रही थी सर? इंटाइन भी मिल रही थी। एक्साइन भी थी, इंटाइन भी थी। एक्साइन जिस क्षेत्र में नहीं थी, एक्साइन जिस क्षेत्र में नहीं थी, या मैं बोलूंगा एक्साइन पर जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं था, उस जगह को हमने क्या नाम दिया था? जनन छिद्र नाम दिया था। अगर आपको याद आ रहा हो पुराने लेक्चर में, यानी परसों का जो लेक्चर था उसमें हमने बोला था, इसको हमने क्या नाम दिया था? जनन छिद्र बोला था। ये कायिक कोशिका थी, ये जनन कोशिका थी। ये कौन थी भैया? ये बाह्य चोल था, ये बाह्य चोल था और ये अंतःचोल था। ये वाला अंतःचोल था। अंतःचोल जो था जिसको हमने इंटाइन बोला था, किससे बना हुआ था? सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना हुआ था। बाह्य चोल में क्या मिल रहा था? स्पोरोपोलेनिन मिल रहा था। डन। ये हमने बातें ऑलरेडी परसों के लेक्चर में कर ली थी। अब क्या क्या चीजें रह गई है वो एक बार पढ़ लेते हैं। आइएगा, सबसे पहला बिंदु परागकण में आपने जो याद रखना है वो ये कि परागकण जो है क्या वो नर युग्मक है या नहीं है? सर जो न्यू में मिस्टेक है वो ओल्ड में, जो ओल्ड में मिस्टेक है वही की वही वैष्णवी न्यू में भी मिस्टेक है, कोई मिस्टेक चेंज नहीं की गई है। जल्दी से मुझे बताइएगा, फटाफट मुझे बताइएगा, फटाफट। ये जो परागकण है क्या ये एक नर युग्मक है? कैलोज की अभी जरूरत नहीं। आशीष गौतम मैंने नहीं पढ़ाया, मैं दोस्तों उस दिन भी मैंने आपको बता दिया था। प्लीज एनसीईआरटी पर फोकस करिएगा, ठीक है आशीष गौतम, प्लीज एनसीईआरटी पर। कैलोज की जरूरत नहीं है यहां पर। हाँ जी, क्या बताइए, फटाफट मुझे बताइएगा, क्या ये परागकण नर युग्मक है? नहीं, 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 ये नर युग्मक नहीं है, ये नर युग्मकोद्भिद है। अरे बांगड़ू याद कर, तीसरे लेक्चर में तेरे को बताया था कौन है ये नर युग्मकोद्भिद? मेल गैमिटोफाइट है, नॉट मेल गैमेट। सर डिफरेंस क्या होता है नर युग्मकोद्भिद और नर युग्मक में? डिफरेंस क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए ये जो संरचना जो थी, इस संरचना को हमने बोला परागकण, बोला? हाँ जी। ये परागकण जो था ये 2 कोशिकीय अवस्था वाला है कि 3 कोशिकीय अवस्था वाला है? सर 2 कोशिकीय अवस्था वाला, 2 सेल स्टेज वाला आपको दिखाई दे रहा है। कितनी सेल स्टेज वाला दिखाई दे रहा है? 2 कोशिका, एक ये वाली, एक ये वाली, एक जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका। अब मुझे बताइएगा, सोच समझ कर जल्दी से मुझे फटाफट मुझे बताइएगा, चाहे 2 कोशिका अवस्था हो चाहे 3 कोशिका अवस्था हो, एक परागकण जो होता है पुष्पीय पादपों में, जो परागकण जो होता है,
अगर वो अंकुरित होएगा, अगर पुष्पीय पादपों में परागकण अगर अंकुरित होएगा, तो अब आप मुझे बताइए वो 2 कोशिका अवस्था वाला अंकुरित होता है कि 3 कोशिका अवस्था वाला अंकुरित होता है? बातें मत करिएगा प्लीज, बिल्कुल भी पढ़ते हुए कोई बात नहीं, पढ़ते हुए। हाँ जी, सोचिए, दिमाग लगाइए, इनमें से कौन सा अंकुरित होता है? 2 सेल स्टेज वाला अंकुरित होता है कि 3 सेल स्टेज वाला अंकुरित होता है? ये 3 सेल स्टेज है। दोनों में डिफरेंस क्या था? सर यहां पर 1 जनन कोशिका थी, 1 कायिक कोशिका है, यहां पर 2 जनन कोशिका है और 1 कायिक कोशिका है। याद रखना, ये 2 जनन कोशिका, 1 कायिक कोशिका, ये 1 जनन कोशिका, ये 1 कायिक कोशिका, ये 2 सेल स्टेज है, ये 3 सेल स्टेज है। हमने बोला था कि 60% पादपों में, 60% पुष्पीय पादपों में जो परागकण निकलते हैं, 60% पुष्पीय पादपों में, 60% पुष्पीय पादपों में जो परागकण निकलते हैं वो कौन सी अवस्था वाले निकलते हैं? सर 2 कोशिका अवस्था वाले निकलते हैं। और बचे हुए 40% में कितनी में? 3 कोशिका अवस्था में निकलते हैं। लेकिन हमने ये भी बात करी थी कि जो 2 कोशिका अवस्था वाले हैं, जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो ये भी किस में बदल जाएंगे? सर 3 कोशिका अवस्था में ही बदलेंगे। बोलो, तो कुल मिलाकर अगर परागकण को अंकुरित होना है तो वो कितनी कोशिका अवस्था वाला ही होगा? सर ये 3 कोशिका अवस्था वाला अंकुरित होगा। इसीलिए हमने इसको क्या बोला था? सर परिपक्व परागकण। क्या नाम दिया था इसको हमने? परिपक्व परागकण बोला था, मैच्योर पॉलन ग्रेन बोला था। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ रही, तो ध्यान से सुनना बेटा। ये जो 2 जनन कोशिका जो थी, ये भी जनन कोशिका और ये भी जनन कोशिका। जनन कोशिका कितनी है गुरु यहां पर? सर जनन कोशिका हमारी 2 है, ये भी और ये भी, दोनों की दोनों क्या है? सर जनन कोशिका हैं। और मेरे भाई यही जनन कोशिका जो आपको 2 दिखाई दे रही हैं, यही 2 जनन कोशिका क्या होती हैं? नर युग्मक होती हैं। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? नर युग्मक। तो अब आप मुझे बताइए, परागकण, ये परागकण है, परागकण नर युग्मक है या एक पीढ़ी को दर्शा रहा है? याद कर, तीसरे लेक्चर में मैंने तेरे को बताया था प्लांट्स के अंदर पीढ़ी एकांतरण होता है। बातें मत कर, कमेंट मत कर, फोकस के साथ में सुन। क्या मैंने तेरे को तीसरे लेक्चर में बताया था कि प्लांट्स के अंदर, पादपों के अंदर पीढ़ी एकांतरण होता है। एक होती है बीजाणुद्भिद्ध पीढ़ी और एक होती है युग्मकोद्भिद्ध पीढ़ी। बीजाणुद्भिद्ध पीढ़ी किस में बदलती है? युग्मकोद्भिद्ध पीढ़ी में बदलती है। तो युग्मकोद्भिद्ध क्या है? एक पीढ़ी है, ये एक शरीर है और इस शरीर के अंदर 2 नर युग्मक हैं। इस शरीर के अंदर, इस काया के अंदर, इस बॉडी के अंदर 2 नर युग्मक हैं। तो ये शरीर है, ना कि ये नर युग्मक है। तो नर युग्मकोद्भिद्ध का मतलब एक तरीके का, एक शरीर बोल दीजिए, एक काय बोल दीजिए, एक बॉडी बोल दीजिए। या तो काय बोल दीजिए या बॉडी बोल दीजिए या शरीर बोल दीजिए। ये एक प्रकार का शरीर है, एक प्रकार की काय है, एक प्रकार का बॉडी है, जिसको हम नर युग्मकोद्भिद्ध बोल रहे हैं, जिसमें 2 नर युग्मक पाए जाते हैं, जिसमें 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। तो आगे से आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन युग्मक एंड युग्मकोद्भिद्ध, तो युग्मकोद्भिद्ध एक शरीर होता है जो उत्पन्न करता है किसको? युग्मकों को। युग्मकोद्भिद्ध एक बॉडी होती है जो उत्पन्न करती है, जो धारण करती है, जो रखती है किसको? युग्मकों को। उनको हम क्या बोलते हैं? युग्मकोद्भिद्ध बोलते हैं। बताइए क्या ये बात समझ में आई? और जिनको ये भी बात समझ में नहीं आ रही, सिंपल सी बात, आप मुझे बताइए, क्या मेरे शरीर ने मेरी आंखों को धारण कर रखा है? हां सर। तो मेरी बॉडी क्या है? मेरी बॉडी ने मेरी आंखों को, मेरे कान को, मेरी नाक को, मेरे बालों को, इनको धारण कर रखा है ना। तो ये है बॉडी जिस पर मिल रही है ये संरचना। उसी प्रकार ये है एक बॉडी, ये है एक शरीर जिसमें मिल रही है ये 2 नर युग्मक। बोलो, समझ में आ गया?
सिंपल सा था, आराम से बात समझ में आ गई। तो आज के बाद भूल मत जाना कि परागकण नर युग्मक नहीं है। 10वीं कक्षा में बता देते हैं गुरुजी या मैडम जो है बोल देती क्या कि परागकण जो है वो नर युग्मक है। ना 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 ना, सरासर गलत है। परागकण नर युग्मक नहीं होता, नर युग्मकोद्भिद होता है। ये एक प्रकार की पीढ़ी होती है, ये एक प्रकार का बॉडी होती है, एक प्रकार का शरीर है जिसने 2 नर युग्मकों को धारण किया हुआ है। क्लियर है? चलें आगे। बहुत ही बढ़िया दीपिका साहू, वेरी गुड। चल आगे, दूसरा बिंदु। प्रश्न कहां से आएगा? सर ये जो परागकण जो होते हैं इनका आकार कैसा होता है? ज्यादातर ये किस आकार के होते हैं? तो याद रखना, ज्यादातर आपने याद रखने, ज्यादातर ये कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। और इनका व्यास आपने याद रखना है, जो आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, 25 से 50। भूल मत जाना, प्रश्न पूछे गए हैं। 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है गुरु? व्यास होता है। गुरु याद रखना, इनका व्यास कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। भूल मत जाना, क्या ये याद रखना है? बिल्कुल, गोलाकार आकृति होती है, इनका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। तीसरा बिंदु, अगर हम परागकणों का अध्ययन करें तो सारे के सारे परागकण एक ही रंग के होते हैं? क्या सारे के सारे परागकणों का आकार एक जैसा होता है? क्या सभी इतने ही होते? सारे के सारे सेम आकार के होते हैं या अलग अलग आकार के? कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई मध्यम आकार का होएगा। सबके रंग एक जैसे होते हैं? नहीं साहब, अलग अलग रंगों के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। तो याद रखना क्या कि हम परागकणों का अध्ययन जब करते हैं, परागकणों का जब हम अध्ययन करते हैं, और इस अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर परागकण के अध्ययन को बोला जाता है पैलिनोलॉजी। पहले तो ये वर्ड याद रखना, क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी। अब आप बोलेंगे सर हिंदी में क्या बोलते हैं? पराग अध्ययन। हिंदी में सिंपल, पराग अध्ययन। हिंदी में बोलते हैं पराग अध्ययन, इंग्लिश में बोलते हैं पैलिनोलॉजी। तो हमें पता लगता है क्या, परागकणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो परागकण अलग अलग रंग आकार के होते हैं, अलग रंगों के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। कौन मेरे भाई? परागकण। और इनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी बोलते हैं। इतनी सी बात, सिंपल सी बात, सिंपल सी चीज समझ में आ गई? बोलो, बताओ अनुज मौर्य, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? यहां तक की चीज में कोई कंफ्यूजन? यहां तक डंडन सिंपल सा था। चौथा बिंदु, चलिए जी, परागकण कितने आवरण से ढके हुए हैं? परागकण जो होते हैं, परागकण क्या 2 स्तरों से, 2 कठोर स्तरों से आवृत हैं? 2 कठोर स्तरों से आवृत है। अब वो जो 2 कठोर स्तर हैं, उनमें से जो सबसे बाहर वाली जो स्तर है, बाहर वाली स्तर जो है उसका नाम क्या था सर? बाह्य चोल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। अंग्रेजी में क्या बोला था? एक्साइन। जिसमें क्या पाया जा रहा था सर? स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या ये पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ था? ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, परसों के लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सर मेल गैमेट किसे कहेंगे बेटा? नर युग्मक को मेल गैमेट बोला जाता है। यही 2 जनन कोशिका मेल गैमेट कहलाएंगी। कौन था ये? शिवानी शुक्ला। हाँ जी, यही 2 नर युग्मक हैं, यही 2 मेल गैमेट हैं, यही 2 जनन कोशिका मेल गैमेट है। हाँ जी, तो बाहरी स्तर जो थी उसका नाम क्या था सर? बाह्य चोल, एक्साइन, जिसमें क्या पाया जा रहा था? स्पोरोपोलिनिन। अब आप मुझे बताइए, ये स्पोरोपोलिनिन सबसे कठोरतम कार्बनिक पदार्थ है कि अकार्बनिक पदार्थ है? फटाफट मुझे बताएंगे सर। स्पोरोपोलिनिन में छेद क्यों किया? अभी बता रहा हूं, रुक जा जल्दी से। ये जो स्पोरोपोलिनिन था, ये कठोरतम कार्बनिक पदार्थ था कि अकार्बनिक पदार्थ था? जल्दी फटाफट, जल्दी से, कार्बनिक था कि अकार्बनिक था? तो याद रखना, सबसे कठोरतम
कार्बनिक पदार्थ है, याद रखना, भूल मत जाना। कठोरतम क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। कौन? स्पोरोपोलिनिन। हालांकि ये कठोरता इसके अंदर किसके कारण आती है? अकार्बनिक पदार्थों के कारण आती है। फिर अभी मैं डीपली नहीं ले जाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मैं डीप ले गया, क्योंकि ये चीज आप जैवाणु चैप्टर में पढ़ेंगे कि कठोरता बेसिकली किसके कारण होती है? अकार्बनिक पदार्थों के कारण होती है। और जब हम यहां पर पढ़ते तो हमारा माथा घूम जाता है एनसीईआरटी पढ़ते हुए कि एनसीईआरटी बोलती है इसमें कठोरतम कार्बनिक पदार्थ है। इसलिए अभी यहीं पर ठहर जाना, जब वहां पर आएगा जैवाणु चैप्टर आएगा तब वहां पर बताऊंगा आपको कि कठोरता किसके कारण होती है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के कारण होती है, अकार्बनिक पदार्थों के कारण होती है। लेकिन यहां पर हमने कार्बनिक क्यों लिखा है अभी बस डायरेक्टली याद रखना, जब टॉपिक आएगा तब पूरा एक्सप्लेन करूंगा। यह है कठोरतम कार्बनिक पदार्थ, यानी इसके अंदर क्या मिल रहा है? कार्बनिक पदार्थ पाया जा रहा है। सर डायग्राम गलत है। ठीक है मेरे भाई, डायग्राम में गलती थी, आई नो। मैं अभी जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना मेरे बेटे तो वहां पर बता दूंगा डायग्राम में क्या गलती है। अंतस्त्वचा लिखा हुआ, यही बोल रहे हैं ना। अभी मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोल दिया था कि एक बार मैं अपने तरीके से एक बार कंप्लीट कर देता हूं, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी एक एक लाइन कवर कर लेंगे ताकि हमें पता लग जाएगा कि हमारी एनसीईआरटी में कहां कहां गलती है। ठीक है दोस्त? ओके, हाँ जी। सर इनेमल स्ट्रॉन्गेस्ट है, यस, जंतुओं के अंदर कठोरतम पदार्थ है। चल तो मेरे भाई यहां तक की बात समझ में आ गई। बाह्य चोल जो है उसमें क्या पाया जा रहा है? स्पोरोपोलिनिन पाया जा रहा है, ये कठोरतम कार्बनिक पदार्थ है। अब आप मुझे बताइए क्या इसके कारण जो परागकण हैं वो जीवाश्म के रूप में मिलेंगे? क्योंकि ये सबसे बाहर कठोरतम पदार्थ है और ये कठोरतम पदार्थ है तो इसके ऊपर अग्नि का, इसके ऊपर अम्ल का, इसके ऊपर क्षार का, इसके ऊपर कोई एंजाइम का असर ही नहीं हो पा रहा। इनका कोई असर नहीं हो पा रहा है। जब असर नहीं होएगा और ये जिसके ऊपर मिलेगा क्या वो जीवाश्म के रूप में संरक्षित होएगा? हाँ जी। तो स्पोरोपोलिनिन के कारण जो परागकण जो है, परागकण वो जीवाश्म के रूप में संरक्षित हो जाता है। जीवाश्म के रूप में संरक्षित हो जाता है। किस रूप में संरक्षित हो जाता है? जीवाश्म के रूप में संरक्षित हो जाता है। हाँ जी। देन चलें आगे। इसके बाद आते हैं दूसरी स्तर। चलिए जी, बाहर के बाद नेक्स्ट कठोर स्तर जो थी उसका नाम क्या था? अंदर की तरफ जो अगली कठोर स्तर थी उसका नाम क्या था? सर ये बाह्य छोल था, तो ये क्या कहला रहा था? सर अंतःचोल। अंतःचोल जो था, जरा दिमाग लगाएंगे, अंतःचोल को हमने अंग्रेजी में तो इंटाइन बोल दिया। कोई जल्दी से मुझे बताए ये अंतःचोल किससे बनी हुई है? फटाफट। सर ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। यस, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर बायोडिग्रेडेबल होता तो एनसीईआरटी बोलती ना भाई। एंजाइम, देखो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कोई भी एंजाइम अब तक खोजा नहीं गया है जो इसको डिग्रेड कर दे। जब कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पा रहा तो हम क्या बोलेंगे कि ये डिग्रेडेबल नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हाँ जी, हाँ जी। किससे बनी हुई थी? सेल्यूलोज और पैक्टिन से। किससे बनी हुई है गुरु? ये सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई है। एक्चुअली ये कौन थी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये कोशिका भित्ति ही थी, लेकिन हमने इसको नाम क्या दे दिया? अंतःचोल नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ एक और कठोर आवरण बन चुका था, इसलिए इसको हमने बाह्य चोल बोला, इसको हमने अंतःचोल बोला। अब इधर देखिएगा, ये जो अंतःचोल जो है इसमें दो वर्ड दिखेंगे आपको एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी को तो छोड़ना नहीं है मेरे भाई। एनसीईआरटी के तो मतलब रट गेरो तो ठीक है, एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। रटना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक एक लाइन को समझ गेरो, है ना। ये जो अंतःचोल जो होती है यहां पर दो वर्ड मिलेंगे। एक मिलेगा सतत, एक वर्ड मिलेगा सतत, और एक यहां पर लिखेगा क्या मिलेगा कि ये पतली होती है। क्या यहां से क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछ लिया परागकण के दोनों चोल में से या दोनों आवरण में से कौन सा आवरण सतत होता है, या कौन सा आवरण, या ऐसे पूछ लिया बताइए अंतःचोल जो होती है वो पतली होती है कि मोटी होती है। तो कई बार बच्चे सोचते अरे
अंत्यचूल, अरे ये तो कठोर आवरण था, और अगर कठोर है तो मोटी होएगी, नहीं, याद रखना ये है तो कठोर, लेकिन ये कैसी है, पतली है। सर पतली किस रेस्पेक्ट में बोला, इस रेस्पेक्ट में बोला कि कंपैरेटिवली बाह्य चोल जो होती है वो अंत्यचोल से क्या होती है, मोटी होती है। यानी अंत्यचोल बाह्य चोल से क्या होती है, पतली होती है ये भी कठोर है, ये भी कठोर। इसमें कठोरता किसके कारण, स्पोरोपोलिनिन के कारण। इसमें कठोरता किसके कारण, सेल्यूलोज और पेक्टिन के कारण। ये ज्यादा कठोर है, ये ज्यादा मोटी है, ये कंपैरेटिवली इंटाइन जो है वो एक्साइम्स से कंपैरेटिवली क्या होती है, पतली होती है। तो याद रखना ये स्तर पतली है, किससे पतली है, सर बाह्य चोल से पतली है, और कैसी है, सतत है। अब सतत का मतलब क्या है, सतत का मतलब क्या होता है, सतत मीन्स रेगुलर, रेगुलर मीन्स लगातार। सर लगातार मतलब, अरे आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, यहां पर देखिए बाह्य चोल और अंत्यचोल में से कौन सी आपको लगातार मिल रही है, कौन सी लगातार मिल रही है और कौन सी रुक गई थी। सर इस जनन छिद्र के कारण, ये जो जनन छेद आपने देखा है, इस जनन छिद्र के कारण एग्जाइम जो है क्या वो सतत है, क्या लगातार मिल रही है, नहीं सर बीच में रुक गई थी। लेकिन जरा सोच, अंत्यचोल जो थी, ये अंत्यचोल ये तो लगातार मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, हां जी, तो ये क्या है, पूरी की पूरी लगातार यानी रेगुलर रूप से, सतत रूप से क्या होती है, पाई जाती है। डन डना डन डन, क्लियर है, हाँ जी बोलिए। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सी बात है। देखो दोस्त ये हम ऑलरेडी चीज पढ़ चुके हैं, हमें जस्ट एक बार रिवाइज करना था, किसमें, इस परागकण में। अब बात करते हैं, सर ये तो हो गया परागकण, अब बात करते हैं ये जो परागकण जो होता है, इस परागकण की जीवन क्षमता कितनी होती है। सिंपल, परागकण जो है, इस परागकण की जीवन क्षमता। अब देखिए यहां पर जीवन क्षमता हमारी एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला, यहां पर जीवन क्षमता, जीवन काल नहीं कह रहे, यहां पर जो जीवन क्षमता है वो उसका तात्पर्य किससे है, जीवन क्षमता मीन्स अंकुरण की क्षमता। कि अगर सोचो ये परागकण यहां से निकला, मान लो ये हमारा क्या है, ये मान लो हमारा पुंकेसर है, और यहां से परागकण निकला, तो मान लो अभी निकला है कितने बजे, 5 बजे निकला, तो 5 बजे निकलने के बाद अगर ये वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो कितने टाइम में ये अंकुरित हो जाएगा। तो यहां पर जो जीवन क्षमता जो है उसका मतलब है कि अंकुरण की क्षमता कितनी देर तक रहती है, कितनी देर लगेगी अंकुरित होने में। तो आपको स्पेसिफिकली 2 एग्जांपल्स याद रखने हैं, भूल मत जाना, प्रश्न एनसीईआरटी से बनेगा, साफ साफ बोल रहा हूं, याद रखना, भूल मत जाना, एनसीईआरटी ही सब कुछ है, एनसीईआरटी की बातें याद रखनी है। गेहूं और धान, भूल मत जाना, गेहूं और धान, धान जिसको नहीं पता है राइस, चावल, ठीक है, इनमें जीवन क्षमता जो होती है वो कितनी होती है मेरे भाई, 30 मिनट की होती है। मात्र आधे घंटे के बाद में इनकी अंकुरण क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मात्र आधे घंटे में इनकी अंकुरण क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी आधे घंटा ही लगेगा इनको, आधे घंटे में अगर ये पहुंच गए तो ये अंकुरित हो जाएंगे, नहीं पहुंचे तो ये खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी या लेग्यूमिनोसी कहीं वर्ड दिख जाएगा, और सोलेनेसी, ये आपके क्या है सर, ये क्या होता है बेटा, ये कुल होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ये कुल हैं। ये क्या है सर, ये कुल हैं, फैमिलीज हैं पादपों में। देखो हम सीधी सी बात है, जब हम पादपों का वर्गीकरण करेंगे तो हम उनको किस में रखते हैं, जगत होता है, पादप जगत, जगत के अंतर्गत कौन आते हैं, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो क्या होते हैं ये पादपों के क्या है, कुल हैं, पुष्पीय पादपों के ये कुल हैं। जैसे रोजेसी कुल कौन सा होता है, वो कुल जिसके अंदर रोज को रखा जाता है, किसको, गुलाब। लेग्यूमिनेसी कौन सा कुल होता है जिसके अंतर्गत किसको रखा जाता है, हमारे दालों को रखा जाता है, चना, मूंग,
ये जो दाल जो होती है उनको। सोलेनेसी कौन सा कुल होता है भैया? जिसके अंदर आलू को रखा जाता है, तो ये आलू का कुल कहलाता है, ये दाल कुल कहलाता है, रोजेसी रोज कुल, गुलाब का कुल कहला रहा है। तो ये कुल है। अब बात आ रही है इन कुलों में, इन फैमिलीज में जो जीवन क्षमता जो होती है वो कितनी होती है? तो याद रखना 1 महीने तक की होती है। 1 महीने तक की इनमें जीवन क्षमता होती है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी ने बोला है। और हम यहां पर वही चीज याद करना चाहते हैं, बिना फालतू की ओवर एक्सेसिव चीज भी याद रखना। कई बार क्या होता है, हम बात करेंगे कई बार। देखिए, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने भी कई बार डिटेल्स में बहुत सारी चीज पढ़ाई और मैं रोज आकर आपको ये बता रहा हूं क्या कि अभी जो सिनेरियो जो चल रहा है उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपने अपनी एनसीईआरटी को ही प्यार समझकर उसी की सारी बातों को याद रखना है। तो परागकण की जीवन क्षमता मींस अंकुरण की क्षमता। परागकण में जीवन क्षमता पर्टिकुलरली गेहूं और धान की 30 मिनट्स, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी कुल की कितनी होती है? 1 महीने तक की होती है। मूली गाजर कैसे लिख दिया? कैसे लिख दिया? पढ़कर लिखा है अनुज मौर्य, इसलिए। अब सारे मूली गाजर में नहीं होते ना द्विवर्षीय, प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम भी बनाए जाते हैं। आजकल अलग अलग प्रकार की फसलें होती है। मूली गाजर आपके 1 वर्षीय भी आते हैं, मूली गाजर बहुवर्षीय भी आते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं। हाँ जी, डन। और मेरी बात पर विश्वास ना हो तो गूगल पर डाल दियो मेरे भाई। चलो जी, तो ये थी परागकण की जीवन क्षमता। क्लियर है? याद रखिएगा। नेक्स्ट, छठा बिंदु, क्या परागकणों से नुकसान होता है या परागकणों से फायदा होता है? तो परागकण जो होते हैं, परागकणों से नुकसान भी होता है क्या? यस सर। क्या नुकसान होता है परागकणों से? क्या नुकसान होता है? आपने देखा होगा, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं किस फैमिली से बिलोंग करते होंगे? फार्मर फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं किसानी करते होंगे, फार्मिंग करते होंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जब फसल पक जाती है, फसल पकने के बाद में उसकी कटाई जब करने जाते हैं तो मुंह पे मास्क लगाकर जाते हैं? हाँ सर। क्यों? क्योंकि परागकण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। कई पादपों के परागकण जो होते हैं, जैसे गेहूं के परागकण बहुत छोटे होते हैं, धान के परागकण बहुत छोटे होते हैं। तो कई ऐसे पादप होते हैं जिनके परागकण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अगर वो आपके श्वसन पथ में चले जाएं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएं, तो जरा सोच, वो अंदर जाकर श्वसन पथ जो होएगा, श्वसनीय भित्तियां जो होंगी, हमारे श्वसनीय मतलब मेरा जो श्वसन पथ जो होएगा उसकी दीवारों को संक्रामित करेंगे। सोचो, सिंपल सी बात पूछ रहा हूं भाई, मेरे अंदर परागकण चला गया, अब जब वो मेरी नाक से होता हुआ मेरे अंदर जाएगा तो वो जो पथ जो होएगा, वो जो रास्ता जो होएगा, उसमें जो दीवारें जो होंगी उनको प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर। कई बार आपने देखा होगा, जब ऐसी जगह जाते हैं जहां धूल मिट्टी परागकण होते हैं तो छींकने लग जाते हैं हम। क्यों छींकने लग जाते हैं? क्योंकि वो जब अंदर जाते हैं तो हमारा शरीर चाहता है कि अंदर आए, नहीं सर, तो हमारा शरीर चाहता है जो भी अंदर आए उनको हम बाहर निकालें, तो हमारा शरीर हवा भर के उनको बाहर निकालता है। हम छींकते हैं ताकि वो जो भी डस्ट धूल के कण अंदर आते हैं उनको हम बाहर निकाल सके। तो कुल मिलाकर क्या परागकणों से नुकसान होता है? यस। क्या होती है सर? एलर्जी हो जाती है। क्या होती है? एलर्जी हो जाती है। जैसे दमा, जिसको हम अस्थमा बोलते हैं। अब मेरे को पता, आप पूछेंगे सर इस अस्थमा में क्या होता है? अब मैं तेरे को अगर यहां पर मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर पढ़ाने लग जाऊं, कौन सा? अस्थमा, जिसमें मैं तेरे को बताऊं बेटा श्वास नली होती है। हाँ सर, श्वास नली होती है। श्वास नली जो होती है आगे चलकर विभाजित होती है किसमें? श्वसनी में। फिर श्वसनी आगे चलकर विभाजित होती है किसमें? श्वसनिकाओं में, है ना। ये चीज तेरे को समझ में नहीं आएगी। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना कि दमा जो है एक प्रकार की क्या होती है? एलर्जी होती है। सर एलर्जी क्या होती है? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, कौन? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, वो एक रिस्पांस जनरेट करता है। अगर कोई बाहरी चीज हमारे अंदर जाती है या हमारी त्वचा पर आती है तो हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम एक रिस्पांस जनरेट करता है उनको निकालने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। जैसे आपने न्यूटन का नियम पढ़ा है कि हर एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के खिलाफ क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो एक्शन हुआ
हां सर। परागकण गए, हां सर। बदले में हमारी बॉडी ने क्या दिखाया? रिएक्शन। वो रिएक्शन किस रूप में था? एलर्जी के रूप में था, जिसका एक एग्जाम्पल है क्या? अस्थमा। देन दूसरा और क्या होती है? और कौन सी बीमारी होती है? श्वसनी शोथ। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। सर जी ये क्या होता है? श्वसनी शोथ क्या होता है? ब्रोंकाइटिस क्या होता है? मैंने अभी तेरे को बताया, हमारे अंदर श्वास नली होती है। हाँ, श्वास नली अंदर जाकर छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है। श्वसनी, फिर श्वसनी विभाजित होती है श्वसनिका। तो ये जो श्वसनिकाएं जो होती हैं, ये अगर प्रभावित हो जाएं तो उससे जो रोग होता है उसका नाम क्या होता है? ब्रोंकाइटिस। टेंशन मत लेना, मैं फिर बोल देता हूं, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में ये पढ़ेंगे, याद रखना। जब हमारा चैप्टर आएगा कौन सा? मानव स्वास्थ्य और रोग, तब वहां पर मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, ये जो रोग जो आप पढ़ रहे हो, ये श्वसन संबंधी विकार हैं। श्वसन संबंधी विकार हैं, श्वसन संबंधी रोग हैं। और ये श्वसन संबंधी रोग किससे हो रहे हैं? सर परागकणों से हो रहे हैं। परागकण जब जाएंगे हमारे श्वसन पथ को संक्रामित करेंगे तो उससे ये परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। अब आप बोलेंगे सर ज्यादातर कौन से परागकण हैं जिनसे ये पैदा हो रही हैं? तो हमारी एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली एक एग्जाम्पल लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा, और वो एग्जाम्पल आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि आपके पढ़ाने वाला जो टीचर है उसका नाम है पार्थ। मेरा नाम है पार्थ और मैंने ईनियम ले लिया। क्या? पार्थीनियम, जिसको हम गाजर घास बोलते हैं, और ये किसके साथ में आई थी भैया? याद रखना, ये आई थी किसके साथ में? गेहूं का जब निर्यात किया गया था, गेहूं जो है उसका निर्यात जब किया गया था। सर निर्यात का मतलब इंपोर्ट का मतलब जब बाहर से मंगाई गई थी। इंपोर्ट मीन्स जब बाहर से कोई चीज हमारे देश में मंगवाई गई थी, तो गेहूं के साथ में कौन आ गई थी? एक खरपत आ गई थी। सर खरपत क्या होती है? वीड क्या होती है? एक ऐसी अनवांटेड, अनचाही फसल जो मुख्य पादप के साथ में वृद्धि कर लेती है। सोचो मैं एक पेड़ हूं, हां सर, मेरे साथ में मैं एक पेड़ हूं, हां सर, मेरे साथ में छोटी छोटी और फसलें उग गई हैं और वो मुझसे पोषण ले रही हैं। क्या? एक मुख्य पादप है और उस मुख्य पादप के साथ में छोटी छोटी और यहां पर पादप उग गए हैं। इनको हमने बोला खरपत, जो इस मुख्य पादप से क्या ले रहे हैं? पोषण ले रहे हैं। तो जरा सोच, नुकसान किसको है? इस मुख्य पादप को। फायदा किसको है? सर इस खरपत को। तो हम क्या करते हैं? हम अपने खेत में चाहेंगे कि हमारे खेत में जो मुख्य पादप, हमने मुख्य फसल उगाई है, उसके साथ में खरपत उगे, उसके साथ में वीड उगे? नहीं ना। तो हम क्या डालते हैं? खरपत नाशी डालते हैं, वीडीसाइड डालते हैं। सुना है ना ये कि सर कीटों के लिए हम कीटनाशक डालते हैं, ऐसे खरपत के लिए हम खरपतनाशी डालते हैं, वीडीसाइड डालते हैं। फंगस के लिए हम क्या डालते हैं? फंगीसाइड डालते हैं, कवकनाशी डालते हैं। तो समझने वाला जो कंसेप्ट जो था यहां पर वो ये कि ये जो पार्थीनियम जो है, ये जो गाजर घास जो है, ये एक प्रकार की खरपत है जो गेहूं के साथ उगती है। अब हमारे देश में जब गेहूं की कमी हुई थी 1960 में, तो कांग्रेस के जमाने में गेहूं को निर्यात किया गया था। कहां से? यूएसए से, अमेरिका से। जब अमेरिका से निर्यात किया गया था किसको? गेहूं को। तो गेहूं के साथ में कौन आ गई थी? गाजर घास। और ये गाजर घास इतनी तेजी से फैली कि बहुत ज्यादा फैल गई, और साथ साथ इसके परागकण जो थे बहुत छोटे थे, इतने छोटे थे कि जब गेहूं की कटाई होती थी तो इसके परागकण निकलकर मजदूरों के, या मैं बोलूंगा किसानों के श्वसन संबंधी विकार पैदा करते थे। हाँ जी बताइए, यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो इस पार्थीनियम का ना और भी नाम है। इसको आप कई बुक्स में आपको दिखाई देगा। इसको कांग्रेस ग्रास भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस वर्ष 1960 के दशक की बात है, उस टाइम पर हमारे देश में भुखमरी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो भारत में जब
गेहूं की कमी हो गई थी तो भारत ने गेहूं को बाहर से यूएसए से क्या किया था, आयात, मैंने निर्यात कर दिया क्या, सॉरी, आयात किया गया था। क्या किया गया था, आयात किया गया था, यानी लाया गया था। जब आयात आयात आया मैंने निर्यात कर दिया था, माफ करना, सॉरी, यहां पर आयात आएगा, इंपोर्ट आएगा, ठीक है, गलती मेरी है, यहां पर आयात आएगा। आयात मींस आया, अजी लेकर आए, किसको लेकर आए, सर गेहूं को लेकर आए। कांग्रेस के जमाने में, क्योंकि उस टाइम पर सरकार किसकी थी, कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस ने गेहूं को आयात किया था, किससे, अमेरिका से। और जब अमेरिका से आयात किया तो एक घास भारत में आ गई थी, और ये जो घास जो थी इसको हमने कांग्रेस घास भी बोला। क्यों बोला, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में आई थी, कांग्रेस की कारण आई थी, एक तो ये रीजन था। दूसरा, इसको गाजर घास क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा, ये जो पार्थेनियम जो होती है ये दिखने में बिल्कुल गाजर के पेड़ के जैसी होती है। क्या, ये जो पार्थेनियम जो होती है, गाजर घास जो होती है, बिल्कुल दिखने में ऐसे लगता है जैसे गाजर का पेड़ होता है, गाजर का पेड़ बिल्कुल वैसी ही दिखने में होती है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, गाजर घास। हां जी सर, दैहिक कोशिका कौन सी होती है, बेटा देह का मतलब होता है बॉडी, और दैहिक कोशिका मींस बॉडी की सेल्स। सर इसके पत्ते गाजर के जैसे होते हैं, यस, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है, गाजर घास। डन, क्लियर है। तो मेरे भाई ये जो पार्थेनियम जो है ये खरपत है जो गेहूं के साथ उगती है। गेहूं को जब हमने आयात किया, इंपोर्ट किया, तो उसके साथ में ये आ गई, और ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, सर ये सारे रोग पैदा करती है, यानी श्वसन संबंधी विकार पैदा करती है। इसके परागकण जो होते हैं वो श्वसन संबंधी विकार पैदा करते हैं। सर ब्रोंकाइटिस भी एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन है, यस, ब्रोंकाइटिस भी एक प्रकार की एलर्जी ही है। डन, क्लियर है। चलें आगे। अब आप पूछेंगे सर इसको कंट्रोल कैसे किया। देखो ये चीज आप पढ़ेंगे 12th क्लास का एक चैप्टर है जैव और समष्टि, सॉरी पारितंत्र। चैप्टर कौन सा आएगा, पारितंत्र जब चैप्टर आएगा, नहीं, जैव, हाँ पारितंत्र चैप्टर जब आएगा तब वहां पर मैं आपको ये चीज बताऊंगा। जब कोई चीज विदेश से जब लाई जाती है, मान लो भारत में लाई गई, और उसका अगर वहां पर कोई प्राकृतिक परभक्षी अगर नहीं होता है, यानी उसको खाने वाला अगर कोई नहीं होएगा, जैसे ये लाई गई, हाँ सर, अब अगर इसका कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं है, इसको कोई खाने वाला नहीं है, तो इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, हाँ सर बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको तो कोई खाने वाला नहीं है। तो भारत में जब ये लाई गई इसका कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं था, तो बाद में पता लगा भैया इसके प्राकृतिक परभक्षी जो है वो है शलभ। कौन होते हैं, शलभ होते हैं, कीट होते हैं। तो फिर इन कीटों को लाया गया, किसको खत्म करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए। हाँ चलो आगे बढ़े। बाकी और भी केमिकल्स होते हैं। सिंपल नमक की डली भी डाल देते हैं इनके ऊपर। क्या डाल देते हैं, नमक की डली डाल देते हैं। नमक की डली मीन्स नमक का घोल डाल दिया, नमक की डली डाल दी, उससे भी ये क्या हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है बताइए। नहीं तो हम सीधा क्या डालते हैं, वीडीसाइड डालते हैं, खरपतनाशियों का उपयोग करते हैं। चल, तो परागकण के नुकसान में आपने याद रखना है, परागकण के नुकसान में 2 वर्ड याद रखने, अस्थमा, श्वसनी शोथ। ये श्वसन संबंधी विकार हैं जो परागकणों से होते हैं। एग्जाम्पल आपने याद रखना है, पार्थ सर का ईनियम यानी पार्थेनियम, गाजर घास जो गेहूं के साथ आयात की गई थी। निर्यात मतलब निकालना, देश से निकालना, मतलब हमारा देश अगर किसी को देगा तो वो निर्यात, जा निकाला तेरे को, निर्यात निकाला, आयात आजा। तो जब हमने इसको आयात किया, इंपोर्ट किया, तो उसके साथ में कौन आई थी, गाजर घास आई थी। यह है परागकण के नुकसान। अब बात करते हैं सर क्या परागकण के फायदे भी हैं क्या परागकण के फायदे हैं, क्या परागकण के फायदे भी हैं क्या। यस बेटा बिल्कुल फायदे हैं। परागकण जो होते हैं, कुछ पादपों के परागकण जो होते हैं, अब यहां पर हमारी एनसीईआरटी बोलती है कुछ परागकण, ये नहीं बताया कौन सी जाति के। कुछ परागकण जो होते हैं, कुछ पादपों के परागकण जो होते हैं, अब यहां पर बताया हुआ नहीं है, लेकिन अगर याद रखना चाहें तो सनफ्लावर, सूरजमुखी के परागकण, इनमें, इन परागकणों में क्या होता है, इनके अंदर पोषण पदार्थ होते हैं या पोषणीय पदार्थ होते हैं, जैसे विटामिन्स होते हैं,
कौन होते हैं सर? विटामिन होते हैं। बेसिकली कौन होते हैं? मल्टी विटामिन या विटामिन होते हैं पोषणीय पदार्थ के रूप में। विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं किसमें? कुछ पादपों के परागकणों में। तो ये जो पोषणीय पदार्थ जिन परागकणों में पाए जा रहे हैं, जिन पादपों के परागकणों में पोषणीय पदार्थ पाए जाते हैं, हम क्या करते हैं? उन पोषणीय पदार्थों को इन परागकणों से निकालते हैं। हम क्या करते हैं? इन पोषणीय पदार्थों को इन परागकणों से निकालकर आज की डेट में क्या बनाते हैं? टैबलेट्स बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं। ठीक है, क्रीम लगाने वाली क्रीम भी बनाते हैं, टैबलेट्स भी बनाते हैं, सिरप भी बनाते हैं। सिरप क्या होता है? वो जो हम घोल होता है पतला पीने वाला, सिरप बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, टैबलेट्स बनाते हैं। और इनका उपयोग किया जाता है किसमें? जो धावक जो होते हैं। धावक मीन्स एथलीट। एथलीट मीन्स जो कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट्स जो होते हैं धावक, या अश्व घोड़े जो होते हैं, या घोड़े सिंपल। ठीक है, इनको यूज में दिए इनको दी जाती है क्या? ये टैबलेट्स दी जाती है, सिरप दिए जाते हैं। सर घोड़ों को क्यों दे रहे? अरे भैया घोड़ों की रेस होती है दोस्त, घोड़ों की रेस होती है, करोड़ों रुपए लगते हैं। तो घोड़ों की जो रेस जो होती है उसमें जो करोड़ों रुपए लग रहे हैं, तो करोड़ों रुपए अगर लग रहे हैं तो भैया घोड़ों की देखभाल भी तगड़ी होनी चाहिए। तो उन घोड़ों के लिए एथलीट्स को क्या दिया जाता है? इनके टैबलेट्स दिए जाते हैं। और ये सारी चीजें जो है इंडिया में अभी इतनी पॉपुलर नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्रीज में, यानी हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका, ठीक है, यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, पश्चिमी देशों में समझ में आ गया ना, पश्चिमी देशों में इनका जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। इतनी सी बात थी ये चीज। अब बताइए सर, आपने घोड़े लिख दिया। अरे घोड़े समझ ले मेरे भाई, घोड़े। भाई तेरे को चीज समझ में आ गई ना? बस। हाँ सर, कैसे निकालते हैं? ऐसे पकड़ते हैं परागकण को और पुचक दबा देते हैं और विटामिन निकल कर आ जाता है। अरे बांगड़ू लाल, निकालने की प्रक्रिया होती होगी ना, मेरे को थोड़ा ना पता कौन सी प्रक्रिया से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हम भी निकालेंगे सर, आज हम परागकण लाएंगे। हैं सर, एथलीट क्या होते हैं? एथलीट मींस धावक, मतलब जो यार जैसे क्रिकेट जो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने वाले जो लोग जो हैं वो धावक हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। समझ में आ गया? वो एथलीट जो रनिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई ना कोई स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं, कोई ना कोई खेल भूमिका अदा कर रहे हैं, किसी ना किसी खेल से संबंधित है, उनको हम क्या बोलते हैं? धावक बोलते हैं, एथलीट्स बोलते हैं। हाँ जी, एनर्जी गोली के रूप में। लाली बिल्कुल सही समझिए, लाली कह रही है सर एनर्जी गोली के रूप में। हाँ बेटा, एनर्जी गोली के रूप में। सर आम आदमी नहीं खा सकता? बिल्कुल खा सकता बेटा। मैं रोज सुबह उठने से पहले, रात को सोने के बाद ये पराग की गोलियां खाता हूं। मजाक कर रहा हूं सर। मेरे पापा हाउस राइडर हैं? हाउस राइडर या हॉर्स राइडर? रे बांगड़ू, कौन है ये? सर मेरे पापा हाउस राइडर है। शिवानी शुक्ला, हाउस नहीं बेटा, हॉर्स राइडर। पता है इन्हों कि आपने गलती से जल्दबाजी में हॉर्स की जगह हाउस कर दिया है, मुझे भी पता है। थोड़ा बहुत हम भी मजाक कर लेते हैं। चल, हाँ जी, और इसमें विटामिन ई होती है और भी चीजें होती हैं। पार्थिनोजेनेसिस भी कोई वर्ड होता है? हाँ मेरे भाई देवेंद्र कुमार, पार्थिनोजेनेसिस भी शब्द होता है। मानव जनन जब चैप्टर आएगा तब वहां तेरे को पार्थिनोजेनेसिस बताऊंगा, ठीक है? सर ये नुकसानदायक नहीं होती है। देखो मैंने खाई नहीं, मेरे को पता नहीं।
क्या पता होते होंगे नुकसान। चलो जी, हम भी तेज दौड़ेंगे। सर सीरप का हिंदी सीरप ही होता है बेटा। सर एक्साइन सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है? गुनगुन, एक्साइन जो है वो सेल वॉल है। हिंदी मीडियम में क्या मिस्टेक है, अभी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तब तेरे को बता दूंगा। हिंदी मीडियम में कोशिका प्लाज्मा भित्ति लिख दिया है वहां पर, है ना, तो वो मिस्टेक है, वो प्लाज्मा झिल्ली है। एक्साइन जो है बेटा वो सेल वॉल है, ना कि सेल मेम्ब्रेन है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। आप मुझे बताओ सेल्यूलोज और पैक्टिन किस में होता था? गुनगुन सोचो, गुनगुन तोमर सोचो। हम ये बोल रहे हैं ना कि भैया जो, अच्छा एक्साइन पूछ रहे हो, मेरे को लगा इंटाइन। इंटाइन सेल वॉल है? हाँ सर इंटाइन सेल वॉल है। एक्साइन सेल वॉल है क्या? नहीं बेटा, एक्साइन सेल वॉल नहीं है। एक्साइन कुछ केमिकल्स के डिपोजिशन से बनती है। एक्साइन जो है वो केमिकल्स के डिपोजिशन से बनती है, इंटाइन सेल वॉल होती है। यूट्यूब वाला पीडीएफ कहां पर मिलेगा? लपाड़ा लगा देंगे तुम्हारे। अब ये फालतू की बातें हमारी क्लास में करी तो यूट्यूब पे पढ़ना, यहां पर क्या करने आया फिर? गुड़हल के परागकण को खाते हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया है, इससे खुजली भी होती है। सर फिल आ गया, चलो राम मिलान को फिल आ गया, PHILL फिल। हाँ सर, अगर परागकण पुष्प से बाहर निकलने पर जीवन कायमता चालू हो जाती है या परागकण पुष्प में होने पर भी लागू होता है? निकलने के बाद, यानी डिहिसेंस के बाद, स्फुटन के बाद की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये जीवन क्षमता जो हम कब की बात कर रहे हैं? अंदर नहीं, बाहर निकलकर। जैसे परागकोश फट जाएगा यानी स्फुटन हो जाएगा, परागकण निकलेंगे, फिर उनकी जो अंकुरण क्षमता जो होगी वो अलग अलग परागकण की अलग अलग होगी। सर कल छुट्टी है? कल काय की छुट्टी है मेरे भाई? क्या रोज रोज छुट्टी है क्या? हाँ जी, प्रारूपी का मतलब मोहम्मद अजीम बेटा तू पहले लेक्चर पढ़। देख मैंने फर्स्ट चैप्टर में प्रारूपिक जीवाणु तेरे को बताया था। कितने बच्चों को याद है प्रारूपिक जीवाणु का आकार कितना होता है? जल्दी से मुझे बताइए। एक नॉर्मल जीवाणु का आकार और प्रारूपी जीवाणु का आकार कितना था? याद आ रहा है? कितने बच्चों को याद आ रहा है? सर टैपिटम क्या होती है? देखो पूजा रावत पूछ रही है सर टैपिटम क्या होता है? ये टैपिटम क्या होता है? भैया ऐसे बच्चे जो ये अगर ऐसे प्रश्न पूछेंगे, जैसे पूजा रावत कह रही है सर टैपिटम क्या होता है, प्रभु हमको माफ करो, या तो लेक्चर प्रॉपरली देखा करो। टैपिटम एक स्तर थी जो लघु बीजाणु धानी के अंदर मिल रही थी, सबसे अंदर वाली स्तर थी। वेल डन, 1 से 2 माइक्रोमीटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्रारूपिक मीन्स जो नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मली जो जीवाणु मिलते हैं उनको हमने बोला था प्रारूपी जीवाणु। जो नॉर्मल मतलब सामान्य रूप से जो चीज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रारूपी। चलो जी, आइए जनाब, तो ये थे परागकण के फायदे, ये थे परागकण के नुकसान, ये परागकण की जीवन क्षमता, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। अब एक छोटा सा बिंदु और रह गया है और वो ये, आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, दिमाग थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप में से कितने बच्चों को G0 अवस्था याद है? G0 अवस्था कितने बच्चों को याद है? जल्दी से मुझे बताइए। इस G0 अवस्था को हमने क्या नाम दिया था? ध्यान से सुनना। इस G0 अवस्था को, बस मैं 2 ऑप्शन पूछ रहा हूं। पहला ऑप्शन विश्राम अवस्था, इस G0 अवस्था को हमने क्या नाम दिया था? विश्राम अवस्था या शांत अवस्था? आंसर फर्स्ट या सेकंड? इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होएगा कि सेकंड होएगा? बस फर्स्ट और सेकंड नंबर देना है आपने। फर्स्ट और सेकंड में से बस नंबर देना है आपने, फर्स्ट या सेकंड। हमने G0 अवस्था को विश्राम अवस्था बोला था या शांत अवस्था बोला था? हाँ जी, धीरेन्द्र सिंह, ढंग से नाम ले लेंगे तुम्हारा, पता है ना तुमको, फिर बिना फालतू में यहां पर स्पैम मत किया करो क्लास में आकर, सर नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो। हाँ जी, फर्स्ट या सेकंड? चलो चलो चलो, वेरी गुड। एक बच्चा पकड़ा गया, कौन? राहुल वर्मा। और एक और पकड़ा गया, शिवम गिरी। एक और पकड़ा गया, प्रांजल वैष्णव। और कोई पकड़ा गया, एक और पकड़ा गया, पूजा ठाकुर। 2 बार पूजा ठाकुर।
और एक और पकड़ा गया DOLL 897, इसने नाम ही नहीं रख रखा है अभी तक। और कोई पकड़ा गया, एक और पकड़ा गया शिवम गिरी, चलो ये तो पहले भी पकड़ा गया था, फिर वापस है। लोकेश पकड़ा गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यश प्रजापति पकड़ा गया, वेरी गुड। और योविक ब्रो पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। ये पकड़े जा रहे हैं, इनको पकड़ना पड़ेगा, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करती। प्रिया राठौड़, प्रिया राठौड़ पकड़ी गई, वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त, है ना। एक और शिवम गिरी तो बार बार कंटिन्यूअसली लिख रहा है। चलिए मेरे भाई, ये जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये भोंदू लालो हैं। सर गलती से हमने पहला कर दिया था, गलती से ही होती है बेटा मिस्टेक तो मिस्टेक तो गलती से ही होती है। गलती से तुम कहते हो गलती से हो, अरे गलती से तो मिस्टेक होती है। विश्राम अवस्था तो इंटरफेज थी, पूरी इंटरफेज को, पूरी अंतरावस्था को हमने क्या नाम दिया था सर? विश्राम अवस्था। बाकी जितने भी बच्चे जो थे सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, सभी ने, सारे के सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था सर। 2 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 2। बाकी कुछ बांगड़ू लाल हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया था। बेटा G0 अवस्था को हम क्या नाम देते हैं? शांत अवस्था बोले थे। विश्राम अवस्था तो इंटरफेस थी। पढ़ा करो यार बांगड़ुओं, ऐसे कैसे काम चलेगा खुद सोचो। पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है, खुद सोचो जरा, है। नहीं है पढ़ने का मन तो छोड़ो, जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है उसको छोड़ सकते हो, जबरदस्ती मत करो। नहीं हो रहा है छोड़ दो, बोलो सर हमको सिर्फ बोर्ड क्लियर करना है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है, नीट पीट हमसे ना होना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नॉर्मल है। सभी से नहीं हो पाता है। मेरे से कोई बोले कि भैया मैं आज जो है ये करने लग जाऊं, वो कर, नहीं हो पाएगा, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। साफ साफ बोला कि सर नहीं हो रहा है, नहीं होती है, चीजें याद नहीं होती है, हमें सिर्फ बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए, बस खत्म खल्लास। लेकिन हाँ, एक दूसरे प्रकार का बच्चा होगा कि सर अभी नहीं हो रहा, लेकिन हाँ मैं मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। ऐसे भी बच्चे होंगे कि सर अभी मेरे आंसर गलत आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं फिर से पढ़ूंगा, फिर से रिवाइज करूंगा, मेरे आंसर सही हो जाएंगे, मैं रिवाइज करूंगा। ऐसे भी दूसरी श्रेणी के बच्चे। और तीसरी श्रेणी के बच्चे जिनका एम ही क्या है, नीट क्रैक करना है। तो पहले अपनी श्रेणी डिसाइड कर लो कि भैया या तो होने, या तो होएगा ही नहीं, या तो मन ही नहीं है नीट क्लियर करने का, तो साफ साफ अपने मन में अपने पेरेंट्स को बता दो कि हमसे नहीं होएगा। दूसरी श्रेणी, हमसे अभी नहीं हो रहा लेकिन हम पूरे जी जान लगा देंगे, डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। तीसरा, जो पढ़ रहे हैं रियली, ठीक है। तो पहले अपने आप से डिसाइड करो। चलो, तो G0 अवस्था को हमने क्या बोला था? शांत अवस्था। ये सिंपल सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। अब बात करते, ध्यान से सुनिएगा। मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये एक परागकण है, परागकण है, और ये जो परागकण जो है, इस परागकण की सभी कोशिकाओं को, सभी कोशिकाएं जो हैं, अब मुझे बताओ परागकण में कितनी कोशिका थी? सर या तो 2 कोशिका अवस्था या 3 कोशिका। अरे भैया अभी तो तुमको बताया था, परागकण जो होता है या तो 2 सेल स्टेज होती है या 3 सेल स्टेज होती है ना? या तो 2 सेल स्टेज है या 3 सेल स्टेज है। मैं बोल रहा हूं परागकण की ये जितनी भी कोशिका है, चाहे 2 कोशिका अवस्था है, चाहे 3 कोशिका अवस्था है, हमने इन सभी कोशिकाओं को G0 अवस्था में भेज दिया। सर हम कैसे भेज सकते हैं? अरे है हमारे पास तरीका यार भेजने का। हाँ जी, सोचो क्या बोला मैंने? बोला परागकण है जिसके अंदर 2 कोशिका अवस्था भी हो सकती है, 3 कोशिका अवस्था भी हो सकती है, 1 जनन एकाएक कोशिका, 2 जनन एकाएक कोशिका है, या तो 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज। मैंने बोला चाहे 2 हो चाहे 3 हो, हम परागकण की जितनी भी कोशिका, चाहे 2 कोशिका चाहे 3 कोशिका, अगर हम उसको G0 अवस्था में भेज दे, तो आप मुझे बताइए क्या वो परागकण लंबे समय तक संरक्षित हो जाएगा? सोचो, इस कंडीशन में ये जो परागकण जो है, इसकी सारी की सारी कोशिका अगर G0 अवस्था में चली गई, इमेजिन G0 अवस्था में विभाजन नहीं होएगा, लेकिन कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय है। याद करिए, उपापचय रूप से सक्रिय, याद कर पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उपापचय रूप से सक्रिय है। हां सर, कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय है। तो सोचो क्या ये परागकण संरक्षित हो जाएगा? क्या ये कंजर्व हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? संरक्षित हो जाएगा। तो फाइनली बात आ रही है क्या कि क्या आप अपने घर पर अपने पैसों को संरक्षित करते हैं? संरक्षित मीन्स स्टोर।
क्या आप अपने घर पर अपने पैसों को, मम्मी पापा आपके अपने घर पर पैसों को संरक्षित करते हैं? हाँ सर। जो सब्जी लाते हैं घर पर, उस सब्जी को भी संरक्षित करते? कहां करते सब्जियों को संरक्षित? सोचो, दिमाग लगाओ। जो फल फ्रूट लाए जाते हैं, सब्जियां लाई जाती हैं, उनको हम कहां संरक्षित करते? सर फ्रिज में रखते हैं ना? हाँ सर। या जो फ्रिज में रखने लायक नहीं है, उसको किसी जगह पर संरक्षित करके स्टोर में कहीं रख देते हैं? हाँ सर। पैसों को कहां संरक्षित करते हैं? सर अलमारी में। और बहुत ज्यादा पैसे हैं, 2 नंबर का माल बहुत ज्यादा है, तो कहां पर डाल देते हैं? बैंक में नहीं डालते, कहीं और डाल देते हैं, कहीं पर डाल देते हैं। अरे कहीं ना कहीं पैसों को संरक्षित करते हैं। हाँ सर, बैंक में कर देते हैं। कई लोग करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल कर देते हैं। तो कुल मिलाकर संरक्षण मीन्स स्टोर करना। तब आप मुझे बताइए, क्या हम परागकण की कोशिकाओं को G0 अवस्था में अगर भेज दिया तो हम बोलेंगे कि ये परागकण क्या हो गया? संरक्षित हो गया? हाँ सर। अब ऐसी जगह जहां पर ऐसे परागकणों को संरक्षित किया जाएगा, रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा, क्या उस जगह को मैं पराग बैंक बोल सकता हूं? क्या उस जगह को मैं पराग बैंक बोल सकता हूं? सर मैं तो गुल्लक में करता हूं, सर मैं फोन पे पर करता हूं। शुभम कुर्मी सर हमको ये समझ नहीं आ रहा। छोड़ दे, नहीं आएगा तेरे को, रहने दे। हाँ जी। और क्या ऐसी जगह को मैं बैंक बोलूंगा? हाँ, किसका? पराग का बैंक, जहां पर पराग कणों को हम क्या कर रहे हैं? संरक्षित। अब बात आ रही है, सर इसकी कोशिकाओं को आपने G0 अवस्था में भेजा कैसे? तो ये भेजने के लिए सभी कोशिकाओं को इस अवस्था में भेजने के लिए, यानी पराग कणों को संरक्षित करने के लिए हम वातावरण का इस्तेमाल करते हैं। कैसा वातावरण? जिसमें हम टेम्परेचर देते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन को हम हिंदी में लिखते हैं द्रव नाइट्रोजन। ये 2 कंडीशंस अगर दी जाएंगी, ये 2 कंडीशन अगर दी जाती है, तो परागकण क्या? हमारी कोशिका संरक्षित हो जाती है। जी हां जनाब, याद रखना, अगर हमें अपनी कोशिकाओं को भी संरक्षित करना है ना, तो इस टेम्परेचर को जब हम देते हैं, इतना टेम्परेचर और ये वाली कंडीशन, तो कोई भी कोशिका हो वो क्या हो जाती है? संरक्षित हो जाती है। बेटा पलक, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? आप अपने पेरेंट्स को समझाइए। क्लियर है? समझ में आ गया? याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, हम अपनी भी सेल्स को संरक्षित कर सकते हैं। क्लियर है? चलें आगे। पक्का? डंडना डंडन। सर 196 में तो इंसान नहीं बचेगा। इंसान नहीं बेटा, कोशिका। कोशिका को तेरे को उठाकर नहीं डाल रहे हम। अरे तेरे को उठाकर नहीं डाल रहे, कोशिका को डाल रहे हैं। उस कोशिका को जब इतने टेम्परेचर पर रखते हैं, इस एनवायरमेंट में जब रखते हैं, तो कोशिका जो है वो निष्क्रिय हो जाती है। कैसे? उपापचय रूप से निष्क्रिय नहीं, उपापचय रूप से सक्रिय है, G0 अवस्था में चली जाती है। इस प्रक्रिया को, ये प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? वर्ड याद रखना, निम्न तापी संरक्षण। भूल मत जाना, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ये जो प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निम्न तापी संरक्षण। क्या बोलते हैं? निम्न तापी संरक्षण। अंग्रेजी में बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है दोस्त, तो ये चीज आपने याद रखनी है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निम्न तापी संरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। हाँ जी, यहां तक एक बार देखो। मैं 1 मिनट पानी मंगवा लूं बेटा, बाकी आगे बढ़ते हैं। कोई है क्या भैया? राहुल? यार कोई अगर हो तो उससे बोल देना। यहाँ पर मैं आज पानी की बोतल लाना भूल गया, 1 गिलास बस पानी दे देना बस।
हाँ जी। सर इसको पॉइंट में कैसे लिखें? हाँ, हम पॉइंट में लिख देते हैं। यहां पर ये 8वां बिंदु हम यहां पर लिख देते हैं। पराग कणों को -196 डिग्री सेल्सियस तापमान और द्रव नाइट्रोजन वाले वातावरण में संरक्षित कर दिया जाता है और उस जगह को पराग बैंक कहते हैं। अब आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए, क्या बीज बैंक हो सकते हैं? सोचना, क्या बीज बैंक होते हैं? क्या ब्लड को भी इतने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? डिपेंड करता है बेटा। ब्लड के अंदर आप आरबीसी को अगर स्टोर कर रहे हैं तो यस, डब्ल्यूबीसी को स्टोर कर रहे हैं तो यस, लेकिन ब्लड में प्लाज्मा होती है और प्लाज्मा को अगर स्टोर करना है तो प्लाज्मा को या स्टोर करना है या कंजर्व करना है तो इतने टेम्परेचर की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में कोशिका नहीं होगी। सर -196 में कोशिका जल जाएगी। कौन था ये? ध्रुव भाई। सर 196 माइनस लिखा है मेरे भोंदू लाल, -196 जला क्यों रहा है? हाँ जी, तो बताइए बीज बैंक में हम किसको संरक्षित कर रहे होंगे? जल्दी से सोचिए, फटाफट सोचिएगा। बीज बैंक में हम किसको संरक्षित कर रहे होंगे? सर बीज बैंक में यानी सीड बैंक में हम बीजों को संरक्षित कर रहे होंगे। बीज बैंक में बीजों को कैसे? सेम टू सेम वही -196 डिग्री सेल्सियस तापमान और लिक्विड नाइट्रोजन। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? याद रखना, भूल मत जाना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये भूलनी नहीं है आपने। ये सारे बिंदु खत्म होते हैं किसके? पराग कणों से संबंधित। अब ये जितनी भी सारे बिंदु हम लोगों ने पढ़ लिए, अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को पढ़ेंगे। कहां से? यहां से। क्यों? क्योंकि यहां से पढ़ना स्टार्ट करना है किसको? एनसीईआरटी को। हाँ जी, प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन को लिया जाता है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो प्रिजर्वेटिव होती है। सर इस प्रक्रिया को क्या बोला गया था? क्रायो प्रिजर्वेशन बेटा, निम्न तापीय संरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन। हाँ जी, चले पढ़े, आइए। हाँ जी, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण, ये तीनों शब्द एक साथ दियो हमारी एनसीईआरटी में। अच्छा, ये चीज पहले क्लियर कर दूं, पहले ही बता देता हूं, ये पुरानी एनसीईआरटी और ये नई एनसीईआरटी, दोनों में चीज सेम टू सेम है। इसलिए हम चाहे पुरानी को देख लें चाहे नई को देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले ही देखकर आया हूं, है ना, मैं देखकर आया हूं, इसलिए आपको सुनिश्चित कर रहा हूं कि भैया दोनों में चीज सेम टू सेम है, बस नंबरिंग का डिफरेंस है। यहां पर 2.2.1 है, यहां पर 1.2.1 है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आइए क्या लिखा हुआ है। चित्र 2.2 ये वाला, एक विशिष्ट पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु कहलाता है तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालित संरचना परागकोश होता है। क्या इतनी सी लाइन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? कि भैया एक प्रारूपी पुंकेसर यानी एक नॉर्मल, एक सामान्य, एक प्रारूपी मतलब एक हमने सामान्य रूप में एक पुंकेसर ले लिया है। क्या ले लिया हमने? सामान्य रूप में एक पुंकेसर ले लिया, कोई सा भी पुंकेसर ले लिया है। ठीक है, जिसके दो भाग हैं।
ठीक है। इसमें जो लंबा और पतला जो डंठल जो है उसको हमने क्या बोला है, तंतु बोला है, फिलामेंट बोला है, जिसका अंतिम सिरा जो होता है, ये अंतिम सिरा होता है इसका, और ये समीपस्थ सिरा था, याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था। अंतिम सिरे पर क्या मिल रहा है सर, एक द्विपालित संरचना, 2 पालियों से बनी हुई संरचना जिसका नाम है परागकोश। और इस डंठल का, इस तंतु का जो समीपस्थ भाग जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, या तो पुष्पासन से या पुष्प के दल से जुड़ा होता है। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डन। वैसे तो सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, एनसीईआरटी देख रहे हैं, ठीक है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है, ये भी हम जानते हैं। ये जो पुंकेसर जो है इसकी लंबाई जो होगी भिन्न भिन्न पादपों में भिन्न भिन्न होएगी। अगर आप 10,000 पुष्पों से एक एक पुंकेसर एकत्रित करते हैं और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता होती है। बस आगे की लाइन जो है वो फालतू की चीज है कि आप एक काम करिए, 10 प्रकार के पुंकेसर ले आइए, 10 प्रकार के, क्या दिक्कत है मेरे भाई, क्या दिक्कत है मेरे बेटे? 1.1 गलत है, क्या गलत है तेरे को? यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? ये 2.1 लेकर आया, मैं 1.1 नहीं लेकर आया हूं। हाँ जी, वर्तिकाग्र वर्तिका, और ये अंडाशय, ये बाह्य दल हो गया। और हाँ, ये तो यहां पर भी गलत दे रखा है, ये परागकोश यहां पर है, ये तंतु दे रखा है, ये वर्तिकाग्र, ये पंखुड़ी। अच्छा हाँ, ये गलती दे रखी है। वेल डन मेरे बेटे, बहुत बढ़िया। एक तो इसको सही करना, चाहे 2.1 बोलिए चाहे 1.1, इसमें भी गलती है। क्या गलती है? नॉर्मल सी बात है। ये पंखुड़ी जो थी, ये पंखुड़ी जो थी, ये डायग्राम में यहीं तक होनी चाहिए थी, यहां तक। ये पंखुड़ी कौन सा भाग है सर? ये है पंखुड़ी, ये दिस इज पंखुड़ी। ये जो है ये है पंखुड़ी, जिसको हमने क्या बोला है? दल बोला है, ठीक है। और परागकोश जो है, ये डंडी जो है यहां तक होनी चाहिए थी, बस ये मिस्टेक है। बाकी मिस्टेक सिर्फ डंडे की, और कोई ऐसी कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं है। ये जो डंडा है परागकोश वाला, यहां तक होना चाहिए था, और पंखुड़ी का डंडा जो है वो परागकोश तक नहीं, बस यहीं तक होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए था। ये मिस्टेक है और कोई मिस्टेक नहीं है। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं कि ये पंखुड़ी हो गई है। डन, इतना सा। शुभम कुर्मी में क्लास से बाहर निकाल दूंगा, मैं पहले भी बता चुका हूं इस चीज को, ठीक है। कंटिन्यूअसली तो स्पैम किया जा रहा है, मैंने तेरे को क्लास में ये चीज बता दी थी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गया, चलें आगे। यहां पर लिखी हुई है कि अगर आप 10 पुष्प से एक एक पुंकेसर एकत्रित करते और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। यानी आप अलग अलग प्रकार के अलग अलग पादपों के पुंकेसर ले रहे हैं तो उनकी अलग अलग लंबाई होगी, अलग अलग आकार के होंगे। एक विच्छेदन, ये हमने शायद पढ़ नहीं लिया था, एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों के परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। यानी अगर परागकोश का अध्ययन करना है तो हम क्या करेंगे? हम परागकोश को काटेंगे, डाइसेक्ट करेंगे और स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ऐसे माइक्रोस्कोप को हम क्या बोलते हैं? विच्छेदन माइक्रोस्कोप यानी डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। यहां तक की बात यहां पर लिखी हुई है। हाँ जी, ये शायद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, हमने वापस से पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। डंडना डंडन सर, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, आई नो, मेरे को हम लोगों ने ये पहले पढ़ लिया था, एक बार वापस से पढ़ लिया। कोई 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 कत्ल तो नहीं कर दिया ना भाई वापस से पढ़ने पर, है? हाँ जी सर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रोटीन का सिंथेसिस सिर्फ G2 में होता है। तू लल्लू लाल है और तू नहीं समझेगा, मैं तेरे को 1000 बार समझा दिया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रोटीन का सिंथेसिस जो है G2 में होता है। क्यों? जीवन में नहीं था, आरएनए प्रोटीन नहीं लिखा हुआ, G2 में नहीं लिखा हुआ, जीवन में आरएनए प्रोटीन लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जीवन में भी प्रोटीन है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी G2 में भी प्रोटीन है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी S में भी प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन है? हिस्टोन लिखा हुआ है वहां पर, पढ़ा करो ध्यान से। नेक्स्ट, यहां तक की बात, चलें आगे। आइए पढ़िए। सर, परागकोश को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। प्राची मौर्य, आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है, प्लीज वापस से पढ़ना। परागकोश को लघु बीजाणुधानी नहीं बोलते हैं, हाँ सॉरी, परागकोश को लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। पुंकेसर को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होता है, यह भी हमने पढ़ा था। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, यह भी हमने देखा था।
अर्थात ये कैसा होता है, एक पाली कैसी होती है सर, द्विकोष्ठकीय होती है। एक अनुलंब खांच, एक लंबी लंबवत खांच जो है वो प्रवारक को, प्रवारक कौन था, कोष्ठक को ही हमने क्या बोला था, प्रवारक बोला था। याद कर, याद कर, फोकस के साथ में सुन, क्या कि भैया ये जो इस तरीके से ये दो पालियां थी, पालियां थी, हाँ सर। इन पालियों को जब हमने देखा था तो कितने कोष्ठक मिल रहे थे सर, ये एक कोष्ठ था, हाँ सर। इस कोष्ठ को ही हमने क्या बोला था सर, प्रवारक बोला था। प्रवारक मींस थीका बोला था या नहीं बोला था, हाँ सर बोला था। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये कैसे बन गए थे, दो कैसे बन गए थे। अगर यहां पर ये लंबवत खांच ना होती, ये दरार ना होती तो क्या ये दो भागों में बंटता, नहीं ना। तो हमने क्या बोला था, एक अनुलंब खांच जो है वो कोष्ठ को अलग अलग करते हुए लंबवत गुजरती है, यानी लंबवत गुजर रही है और उस कोष्ठ को दो भागों में बांट रही है। आइए, पराग कोश के एक अनुप्रस्थ काट में, कौन से काट में हमने बात करी थी, कौन से काट में, अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों एवं उन अनेक संयोजन को समझते हैं। यानी कुल मिलाकर कह रहा है कि आइए समझते हैं कि पराग कोश जो होता है जब हम उसका अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो क्या क्या चीजें मिलती हैं। एक पराग कोश की द्विपालित प्रकृति, यानी पराग कोश कैसा होता है, द्विपालित होता है। पराग कोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक और सुव्यक्त होती है, यानी जब हम पराग कोश को काटकर, अनुप्रस्थ काटकर देखते हैं तब हमें अच्छे से दिखाई देती है क्या, द्विपालित प्रकृति। नेक्स्ट, पराग कोश एक चार दिशीय संरचना है। चार दिशीय मींस चार दिशाओं में, एक ये रहा, एक ये रहा, एक इधर है, एक इधर है, चारों दिशाओं में चार कॉर्नर है, चार किनारे हैं, चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें चार कोनों पर लघु बीजाणु धानी होती है। ये जो चार कोने जो हैं यही क्या कहला रहे थे, लघु बीजाणु धानी कहला रहे थे। आकाश सिवारे, इसको क्लास से ब्लॉक किया जाए, इसका नंबर दीजिए मेरे को, जरा नंबर लिखिएगा इसका, आकाश सिवारे 1354977724, नंबर नोट करना, इसको क्लास से ब्लॉक करो। शिवम गिरी, अब तेरा एक और मैसेज आया है, तेरे को शांत अवस्था पता नहीं थी, हम ये पढ़ चुके, हम वो पढ़ चुके हैं। सर स्टोमियम क्या थी, यही जो खांच जो थी, इसी खांच को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम कहते हैं। कमेंट नहीं आना चाहिए यहां पर पढ़ते हुए एक भी फालतू का। तुम पढ़ने आते हो यहां पर या मार्केटिंग करने आते हो यहां पर क्लास में, हैं भाई? आकाश सिवारे पे बारे क्या करने आए, यहां पर पढ़ाई करने आए ना? हाँ जी, पराग कोश एक चार दिशीय संरचना होती है जिसमें चार कोने होते हैं। प्रत्येक कोने को हम क्या बोल रहे हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। लघु बीजाणु धानी वहां पर समाहित होती है, वहां पर मिलती है, जो प्रत्येक पाली में दो होती है। अब प्रत्येक पाली में क्या लिखा हुआ है, जो प्रत्येक पाली में दो होती है। एक पाली में दो है, ये एक पाली में कितनी लघु बीजाणु धानी सर, दो। ये दूसरी पाली, हाँ सर एक पाली ये, और इसमें भी कितनी सर, दो। टोटल कितनी हो गई सर, चार हो गई है। टोटल कितनी हो गई, चार। यह लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर पराग पुट्टी बन जाती है। क्या मैंने तेरे को पूरा क्रम बताया था कि स्टार्टिंग में हमने इनको क्या बोला था सर, कोष्ठक बोला था, कोष्ठ बोला था, थीका बोला था, ठीक है। बाद में इनको हमने क्या बोला था, लघु बीजाणु धानी, क्यों, क्योंकि लघु बीजाणु बने। फिर बाद में हम इनको क्या बोलते हैं, पराग पुट्टी, क्यों, क्योंकि वो लघु बीजाणु किस में बदल जाते हैं, परागकण में। तो लघु बीजाणु धानी बाद में क्या कहलाती है गुरु, पराग पुट्टी कहलाती है, पॉलन सैक कहलाती है, ठीक है जी। चलो, यह अनुलंबवत एक पराग कोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और पराग कणों से ठसाठस भरे रहते हैं। मतलब कि ये जो लघु बीजाणु धानी बोल दीजिए या परागकण बोल दीजिए, ये इस तरीके से लंबवत मिल रहे हैं। कैसे लंबवत मिल रहे हैं, इस डायग्राम में अगर तू देखेगा, ये इस तरीके से ये पूरी लंबाई में मिल रही है लघु बीजाणु धानी, हाँ सर। ये पूरी लंबाई में लघु बीजाणु धानी मिल रही है, हाँ सर। यानी लंबवत रूप से क्या मिल रही है सर, लघु बीजाणु धानी मिल रही है, और इसके अंदर क्या भरे पड़े हैं गुरु, परागकण भरे पड़े हैं, ठसाठस भरे पड़े हैं। कौन, परागकण। खत्म। बताइए जनाब, क्या ये एनसीईआरटी की ये लाइन क्लियर हो गई है? लाइन टू लाइन एक एक चीज तेरे को बताता जा रहा हूं, समझ में आ गया बॉबी कुमार? ठीक है।
हाँ, अंग्रेजी में यहां पर सेक्स कर दिया, ये सेक्स नहीं है, सैक होएगा, बेसिकली सेक्स कर दिया है इसको। मतलब देख रहे हो तुम किस हद तक जा रही है हमारी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी। यहां पर क्या होएगा बेटा, ये सेक्स नहीं होएगा, ये सैक कहलाता है। जो हिंदी मीडियम छापने वाला है ये क्या कहलाता है, सैक कहलाता है। पॉलन सैक कहा जाता है, सेक्स नहीं कहा जाता है इसको। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। डन। हाँ जी, ये प्लूरल नहीं है मेरे भाई, सैक ही होता है, सेक्स नहीं होता है वो। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, सेक्स को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, SEX बोलेंगे, और ये है SAC। डिफरेंस है भाई दोनों में। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना कोई ज्यादा मतलब विचार विमर्श का मुद्दा नहीं था ये वाला। ठीक है सर, डायग्राम में लाइन ऑफ डिहीसेंस क्या है? बेटा लाइन ऑफ डिहीसेंस आपको यार क्लास में तुम ध्यान देते हो नहीं देते हो मेरे को भाई, एक बात बताओ, कौन है देवेंद्र कुमार भाई, तुम क्लास में ध्यान नहीं देते हो क्या बिल्कुल भी? लाइन ऑफ डिहीसेंस क्या था? ये वो जगह है जो मैंने पूरा अच्छे से तेरे को समझाई थी। लाइन ऑफ डिहीसेंस यानी ये वो क्षेत्र है, ये वो लाइन है जहां से स्फुटन होएगा। कसम से यार देवेंद्र कुमार तो बिल्कुल ही भोंदूलाल है यार, बिल्कुल ही बहुत बड़ा भोंदूलाल है, ध्यान ही नहीं देता है क्लास में बिल्कुल ही है। लाइन ऑफ डिहीसेंस तेरे को बताया था, डिहीसेंस का मतलब क्या होता है सर, स्फुटन। और लाइन ऑफ डिहीसेंस मतलब ये वो जगह होएगी, ये वो जगह है जहां पर देख, ये वो जगह जहां से तेरे को, अरे डायग्राम को जूम कर ले यार तू अपने एनसीईआरटी में जूम करके देख यहां पर तेरे को ये आराम से देखना, ये एक दरार सी दिख रही है। हाँ सर, इस दरार अंदर बढ़ती जाएगी तो ये खुल जाएगा। हाँ सर, ये यहां पर टूट गया, ये यहां पर टूट गया, इनके बीच में ये दरार जो थी इन दोनों को अलग कर रही है। हाँ सर, इसी को हमने क्या बोला, लाइन ऑफ डिहीसेंस। याद आ गया सर? चलो जी। अरे मेरे बेटे सेक्स प्लूरल है, ठीक है, तू प्लूरल माल, तू सिंगुलर माल, तू अंग्रेज, मैं हूं भोंदू, बस ठीक है, तू खुश रहे, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर नेक्स्ट, यहां तक की बात हमने पढ़ ली है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लघु बीजाणु धानी की संरचना, किसकी संरचना देख रहे हैं? लघु बीजाणु धानी की हम यहां पर संरचना देख रहे हैं। तो लघु बीजाणु धानी की जब हम संरचना देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ, एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणु धानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी और मैंने बोला था कि बिंदु दर बिंदु इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना कि लघु बीजाणु धानी कैसी होती है, गोल होती है, 4 भित्तियों से आवृत होती है। 4 भित्ति कौन कौन सी थी सर? एपिडर्मिस जिसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा, एंडोथीशियम जिसको हमने बोला अंतस्थीशियम, मध्य परत जिसको हमने बोला मिडिल लेयर, लिखा हुआ नहीं है, और कौन थी सर? टैपिटम थी, जिसमें से बाहर की और तीनों परतें जो हैं, क्या बाहर की और जो 3 परतें हैं उनके 2 काम थे। एक तो क्या, संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या था, यहां पर प्रोटेक्शन था, संरक्षण करती है, और क्या था सर? परागकोश के फटने में मदद करती हैं ताकि परागकण अवमुक्त हो सके। सर अवमुक्त का मतलब निकल सके, बाहर आ सके। ठीक है, इसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है वो कौन होती है? टैपिटम होती है। सबसे अंदर वाली कौन सी थी गुरु? टैपिटम थी। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। किसको पोषण दे रही थी? जो विकासशील परागकण है, वर्ड याद रखना, टैपिटम किसको पोषण देती है? लघु बीजाणु मत कर देना, मैं फिर बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपने चीजें याद रखनी है। किसको पोषण दे रही है? टैपिटम, लघु बीजाणु मत करना। कौन? जो परागकण विकसित हो रहे हैं, किससे? लघु बीजाणुओं से, उन विकसित परागकणों को पोषण दे रही है। कौन? टैपिटम, याद रखिएगा। टैपिटम की कोशिकाएं जो थी उनमें जीव द्रव्य कैसा था? गाढ़ा था। साइटोप्लाज्म जो था या कोशिका द्रव्य जो था वो कैसा था? गाढ़ा था, और इसमें सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त थी, 1 से ज्यादा केंद्रक मिल रहे थे। अब यहां पर मैंने आपको यह भी बोला था कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1 से ज्यादा केंद्रक यानी बहुकेंद्र की परिस्थिति, लेकिन एक क्वेश्चन भी पूछो तुम्हारी एनसीईआरटी ने कि बताओ गुरु यहां पर द्विकेंद्र की परिस्थिति कैसे पैदा हो गई? यही चीज लिखी हुई है। क्या आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से
एक कैपिटल कोशिका द्विकेंद्रकीय बन जाती है। और आपने आंसर खुद ही दे दिया था सर कि साइटोकाइनेसिस नहीं होएगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होएगा, केवल कैरियोकाइनेसिस होएगा, तो वो द्विकेंद्र की, फिर उसके बाद में बहुकेंद्र की परिस्थिति आ जाती है। डन डन आडन डन। यहां तक की बात हमने ये भी पूरी की पूरी एनसीईआरटी देख ली है। आगे बढ़ते हैं। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसबंध सजातीय कोशिकाएं समूह, जिसे बीजाणु जन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणु धानी के केंद्र में स्थित होती है। तो याद रखना क्या कि जो परागकोश अभी परिपक्व नहीं हुआ था, जिसमें 4 बाहर स्तर थी, हां सर, और अंदर क्या मिल रहा था सर, होमोजीनियस, याद आ रहा है, होमोजीनियस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, यानी घने तरीके से, होमोजीनियस यानी सजातीय, समान रूप से व्यवस्थित थे, कॉम्पैक्टली अरेंज थे, एक दूसरे से संबंधित थी कोशिकाएं, जिनके समूह को हमने क्या बोला था, एक ऊतक बोला था, कौन सा, बीजाणु जन ऊतक बोला था, स्पोरोजीनस टिश्यू बोला था, जो कहां पर मिल रहा था, लघु बीजाणु धानी के केंद्र में मिल रहा था। रितिका प्रजापति क्लास देखना बेटा, यहां पर तुम क्लास देखते नहीं और फिर क्लास में आकर बोलते ये कैसे हो गया, सुसंबंध क्या होता है, सजातीय क्या होता है, घना क्या होता है, ये सारी चीजें ना हम क्लास में डिस्कस कर लेते, सब कुछ चीज बता दी जाती है। सर यहां पर टैपिटल लिखा है बेटा, हमने माइटोसिस को माइटोटिक बोला था, हां सर, माइटोटिक भी बोल दे, माइटोसिस भी बोल दे, ऐसे टैपिटम को तो टैपिटल भी बोल सकता है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि टैपिटम की जगह अगर टैपिटल लिख दिया है तो कोई गलत नहीं है, टैपिटम भी बोल सकता है, टैपिटल भी बोल सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यही की यही चीज नई एनसीईआरटी में यूं की यूं चीज दे रखी है। नेक्स्ट अब यहां पर इस डायग्राम में मिस्टेक थी, क्या मिस्टेक थी, यहां पर लिखा हुआ है अंतस्त्वचा, बेटा अंतस्त्वचा नहीं है, ये अंतस्त्वचा, ये पुरानी एनसीईआरटी में भी मिस्टेक है और नई एनसीईआरटी में भी मिस्टेक है। ये नई एनसीईआरटी है 1.3, ये पुरानी एनसीईआरटी है 2.3, दोनों में मिस्टेक थी, दोनों में अंतस्त्वचा लिखा हुआ था। अंतस्त्वचा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस वो स्तर होती है जो अंदर की तरफ होती है। तो ये ब्लंडर मिस्टेक दे रखी है हमारी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में। अंतस्त्वचा कौन होती है, एंडोडर्मिस होती है, और जो बाहर वाली जो उपकला जो होती है, बाहर वाली स्तर जो होती है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो ये अंतस्त्वचा नहीं होएगा, ये बाह्य त्वचा होएगा, अंतस्त्वचा नहीं होएगा गुरु, यहां पर क्या होएगा, बाह्य त्वचा होएगा। आवाज आ रही है मेरे भाई मिराज खान, क्या होएगा, अंतस्त्वचा नहीं होएगा, कौन होएगा, बाह्य त्वचा होएगा। प्लीज इसको सही कर लीजिएगा, क्या होएगा यहां पर, बाह्य त्वचा होएगा, यानी एपिडर्मिस होएगा। एपिडर्मिस कौन होती है, याद रखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। एंडो का मतलब अंदर और एपी का मतलब बिल्कुल सिरे पर, बाहर, किनारे पर, आउटसाइड। तो एपी मीन्स आउटसाइड और एंडो मीन्स इनसाइड होता है। तो बाह्य त्वचा नाम से पता लग रहा है एक ऐसी त्वचा जो बाहर मिल रही है, ठीक है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, अंतस्त्वचा तो हो ही नहीं सकता है यहां पर। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु बीजाणु जनन की जब हम बात करते हैं तो लघु बीजाणु जनन नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी दोनों में कॉमन है, सेम है, ठीक है। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणु जन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क बनाती है। चतुष्क की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी, सोचो क्या लिखा हुआ है यहां से यहां तक कि जैसे जैसे परागकोश विकसित होएगा तो उस परागकोश के अंदर बीजाणु जन ऊतक था, हां सर, अरे भैया ये लघु बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु जन ऊतक था, ये 4 परतें थी, अंदर बीजाणु जन ऊतक था, हाँ सर। बीजाणु जन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करने वाली हैं सर, अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद वो क्या बनाएंगी सर, बीजाणु। उन बीजाणुओं को हमने क्या नाम दिया था, लघु बीजाणु। क्यों, क्योंकि यहां पर जो कोशिका जो थी, प्रत्येक कोशिका जो थी उसको हमने क्या नाम दिया था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या प्रत्येक कोशिका जो है उसका नाम क्या था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या बना रही है, एक चतुष्क संरचना बना रही है, या एक चतुष्कीय या चतुष्टीय भी बोल देते हैं, संरचना बनाती है। आप मुझे बताइए जो चतुष्टीय कोशिकाएं जो होंगी इनकी सूत्र गुणिता क्या होगी, इनमें ये हैप्लॉइड होंगी या डिप्लॉइड होंगी। पुराने वाले टीचर ने इसे अंतस्त्वचा ही लिखवाया था। गुरु इतनी ब्लंडर मिस्टेक मत करना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये मिस्टेक है हिंदी में। अंतस्त्वचा नहीं होती है बेटा, ये बाह्य त्वचा होती है। पुराने वाले टीचर ने जो किया था सो किया था, उसको गोली मारो, टीचर को नहीं, जो भी उन्होंने पढ़ाया था, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। ये मिस्टेक है, ये अंतस्त्वचा नहीं होता, ये बाह्य त्वचा होता है, रिया याद रखिएगा। हाँ जी, यहां पर भूल मत जाना,
यहां पर सूत्र गुणिता मीन्स सूत्र गुणिता, अगर आपसे कोई पूछे बताओ सूत्र गुणिता क्या होती है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे सूत्र गुणिता यानी वो आपसे पूछ रहा है बताओ कोशिका हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, पेंटाप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है, पॉलीप्लॉइड है, कैसी है। हाँ जी, डन, क्लियर। तो यहां पर कैसी है बेटा, ये हैप्लॉइड कोशिका थी। तो अगर आपसे यहां पर सूत्र गुणिता पूछा तो आप सीधा आंसर देंगे ये जो बीजाणु बने थे ये कैसे हैं, अगुणित है। चलिए आगे बढ़े। सर आगे वाले डायग्राम में भी रोंग दिया है, पता है मुझे, आगे वाले डायग्राम में भी रोंग है, आगे वाला डायग्राम भी दिखा रहा हूं मैं, रुक जाओ। जैसे कि बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्ट की वृद्धि करने में सक्षम होती है, यानी जो बीजाणु जन ऊतक की जो कोशिकाएं थी प्रत्येक कोशिका क्या बनाएगी सर, लघु बीजाणु चतुष्क बनाएगी। ठीक है, प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। प्रत्येक कोशिका जो है, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पराग मात्र कोशिका। क्यों? अरे भैया लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या बना रही है, लघु बीजाणु, वो लघु बीजाणु आगे चलकर क्या बनाएगा सर, परागकण। तो परागकण बनाने के लिए जो मात्र कोशिका उसको हम पराग मात्र कोशिका नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। कहीं कहेंगे सर ऊपर से चला गया, अरे बेटा मान ले मैं मम्मी हूं, मैंने बच्चा दिया, है ना, अब वो बच्चा जब पैदा हुआ उसका नाम है लघु बीजाणु। क्या नाम है, लघु बीजाणु। तो मुझे क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु की मम्मी कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, अब वही लघु बीजाणु जब बड़ा हो गया तो उसका नाम पड़ गया क्या, परागकण। तो जब परागकण पड़ गया तो उसकी मम्मी क्या कहलाएगी सर, पराग मात्र कोशिका। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलो या पराग मात्र कोशिका बोलो, बात तो एक ही है। जो आगे चलकर लघु बीजाणु बनाएगी वो लघु बीजाणु आगे चलकर परागकण बनाएगा। चलिए, एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आप समझ सकते हैं। यहां पर यह भी मिस्टेक है और यहां पर भी मैंने लाल हेडलाइन, मतलब लाल वो कर दिया, इस तरीके से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो अब आप खुद सोच लीजिए यहां पर लघु बीजाणु धानी आएगा कि लघु बीजाणु जनन आएगा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सर पापा मात्र सेल नहीं हो सकती, बेटा पापा मात्र सेल कैसे होगी रिया, आप मुझे बताइए। पापा जो है बच्चे को जन्म देते हैं, सोच मेरे बच्चे हैं, क्या मैंने अपने बच्चों को जन्म मैंने दिया है? हाँ, जन्म में सहायता जरूर करते हैं, लेकिन जन्म क्या मेरे अंदर गर्भाशय है? सोचो रिया, दिमाग लगाओ रिया। जन्म कौन देता है, मम्मी देती है कि पापा देते हैं? रिया बताओ, तुम्हारा जन्म हुआ मम्मी से हुआ कि पापा से हुआ? सर मम्मी से हुआ। तो जन्म कौन देती है, मम्मी देती है। तो पापा मात्र कोशिका बोलेंगे कि मम्मी मात्र कोशिका बोलेंगे, सोचो। हाँ जी, ये मिस्टेक है, इसको प्लीज सही कर दीजिएगा। इस मिस्टेक में लघु बीजाणु धानी नहीं आएगा, क्या आएगा, लघु बीजाणु जनन आएगा। तो प्लीज इसको सही कर लीजिएगा, यहां पर क्या आएगा, लघु बीजाणु जनन। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है कि पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है, लघु बीजाणु बनाती है। या लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है, लघु बीजाणु बोलती है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहा जाएगा। देख रहे हो कैसे मूर्ख है, लघु बीजाणु धानी कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिका समूह में व्यवस्थित होता है, उसे लघु बीजाणु चतुष्टीय या चतुष्क कहते हैं। मैंने आपको बता दिया था 4 क्या बनेंगे सर, लघु बीजाणु बनेंगे। 4 लघु बीजाणु बनेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु चतुष्क बोलेंगे। ठीक है, जैसे ही परागकोश परिपक्व हो जाता है, परागकोश अगर परिपक्व हो रहा है तो वो लघु बीजाणु आगे चलकर क्या बनाएंगे, परागकण बनाएंगे, और वो परागकण बाहर निकलेंगे। स्फुरित लिख दिया, यहां पर स्फुरित नहीं होगा, ये भी मैंने लाल लाइन से हाईलाइट कर दिया। और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर स्फुरित नहीं होगा, स्फुटित होएगा। क्या होएगा, स्फुटित होएगा, स्फुरित नहीं होएगा। स्फुरित नहीं होता, स्फुटन होता है। तो यहां पर जो जो मिस्टेक है उसको आप काउंट करते जाइए और याद रखिएगा। ठीक है, तो स्फुटन होएगा या स्फुटित होएगा, ना कि स्फुरित होएगा। ठीक है, कार्तिक गोयनका समझ में आ गया। जैसे ही परागकोश क्या होता है, परिपक्व होता है, परिपक्व होने के बाद क्या होता है, फटता है। फटने को हम क्या बोलेंगे, फूटन। स्फुटन यानी डिहिसेंस। डिहिसेंस मतलब डिहिसेंस बोल दीजिए या डहिसेंस बोल दीजिए, इंग्लिश में कई लोग इसको डहिसेंस बोल दीजिए, कई इसको डिहिसेंस बोल दीजिए, हिंदी में सी साफ फटेगा।
कौन फटेगा सर? परागकोश फटेगा। परागकोश फटेगा तो क्या निकलेंगे? परागकण निकलेंगे। तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। क्या? जब परागकोश फटना प्रारंभ करता है, जैसे ही फटना स्टार्ट करेगा तो अंदर लघु बीजाणु किसमें बदलेंगे गुरु? परागकण में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए प्रश्न क्या बनेगा, सोचो। सर इतनी मिस्टेक चलती है? हाँ इतनी मिस्टेक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ट की जगह र कर दिया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, परागकण का लघु बीजाणु से परागकण का निर्माण स्फुटन के बाद होता है कि स्फुटन से पहले होता है? सोचो। विलग का मतलब होता है अलग होना बेटा। हाँ जी, सोचो सोचो सोचो, समझो। क्या लघु बीजाणु से परागकण का परिवर्धन स्फुटन के बाद होता है कि स्फुटन से पहले होता है? लाइन पर फोकस करना दोस्त। जैसे ही समझना, जैसे ही परागकोश परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया एवं स्फुटित होता है, यानी स्फुटन होता है, यानी वो फटना स्टार्ट करता है, तब लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित होता है। अब यहां से यहां तक की लाइन पढ़ने के बाद जरा सोच, लघु बीजाणु से परागकण कब बन रहे हैं? जब स्फुटन हो जाता है या स्फुटन होने से पहले? अरे पहले का है, स्फुटन के बाद हो रहा है। स्फुटन मींस आप बोलेंगे सर फटना स्टार्ट किया है। मेरे भाई ये आपका परागकण है, यो सर ये आपका परागकोश है। अब यहां पर इस परागकोश में जो दरार जो थी, या मैं बोलूंगा वो दरार जो यहां पर पड़ेगी, याद आ रहा है? लाइन ऑफ डिहिसेंस, स्फुटन की रेखा, वो जब गहरी होती जाएगी, यानी वो जब गहरी होना स्टार्ट करेगी, यानी परागकोश स्फुटन परिपक्व हो चुका है। देखो मैंने बोला ये परागकोश परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया। अब इसमें स्फुटन स्टार्ट होएगा। बेसिकली यहां पर एक वर्ड बस एनसीईआरटी खा गई, क्या? स्फुटन प्रारंभ होता है। एक वर्ड यहां पर लिख देती तो आराम से चीज समझ में आ जाए। क्या? जैसे ही परागकोश परिपक्व होता है एवं स्फुटित होना प्रारंभ करता है, स्फुटित होना प्रारंभ करता है, स्फुटन जो है वो प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, तब लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग होकर परागकण में विकसित होते हैं। अब आई बात समझ में? इतनी सी बात समझ। सर हाइग्रोस्कोपिक होता, हाइड्रो होता बेटा, HYDRO। क्लियर है? तो एक वर्ड बस थोड़ा सा मिसप्लेस है कि अगर यहां पर प्रारंभ लिख देते तो और अच्छा होता कि ये जो स्फुटन जब प्रारंभ होता है यानी फटने की प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है, वो जो लाइन ऑफ डिहिसेंस जब स्टार्ट होता है, फटने की प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है, तो लघु बीजाणु जो है वो किसमें बदलता है सर? परागकण में बदलता है। चल, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। ये अब बाकी आगे की लाइन है। अब देखो, यूं समझो, मैंने बोला आपसे दोस्त यहां पर ये परागकोश था, ठीक है, इसमें स्फुटन हुआ, ठीक है। अब यहां पर कौन किस में बदल रहा था सर? जब स्फुटन स्टार्ट हुआ तो कौन किस में बदल रहा था सर? लघु बीजाणु जो थे वो परागकण में बदल रहे थे। जो अभी बदल रहे थे वो भी तो होंगे ना। मान लो बिल्कुल तैयार हो चुका है फटने के लिए, बिल्कुल यहां पर ये एक दूसरे से अलग हो गई है, अब यहां से बाहर निकल सकते हैं। तो अंदर कौन है सर? परागकण भी है और सर लघु बीजाणु भी है। वो लघु बीजाणु हैं जो अभी बदले नहीं है। तो कुल मिलाकर दोनों चीजें हैं कि भैया लघु बीजाणु भी है जो बदलने वाले थे किसमें? परागकण में, लेकिन अब ये पूरा का पूरा मैच्योर हो चुका है, तो अब बाहर क्या निकलते जाएंगे सर? परागकण भी निकल सकते हैं, लघु बीजाणु भी निकल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मात्रा में कौन निकलेंगे सर? यहां पर बदल चुके हैं मैक्सिमम मात्रा में कौन? आपके लघु बीजाणु। तो बाहर कौन निकलेंगे? परागकण निकलेंगे।
सर यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक छापने वाले पागल हैं जो इतनी, बेटा ये यूपी बोर्ड की नहीं है कार्तिक गोयन का, ये आपकी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी सिर्फ यूपी बोर्ड की नहीं आती है। चलो जी, यहां तक की बात डन डना डन है। आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, सेम टू सेम चीजें, पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी सेम टू सेम है। आगे बढ़ते हैं। ये परागकण के बारे में कई सारी चीजें यहां पर दे रखी हैं, ठीक है। ये परागकण के चित्र बता रखे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो अलग अलग आकार के क्या मिल रहे हैं, यहां पर परागकण मिल रहे हैं। आइए हेडिंग डाल रखिए परागकण। परागकण, परागकण देखिए, परागकण हेडिंग डाल रखिए। परागकण जो है क्या, वो एक नर युग्मकोद भव। आप बोलेंगे सर यहां पर तो नर युग्मकोद भव लिख दिया, आपने तो नर युग्मकोद भिद्ध बोला था। नर युग्मकोद भिद्ध बोल दीजिए, नर युग्मकोद भव बोल दीजिए। अंग्रेजी में सिंपल है, मेल गेमेटोफाइट। इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले टीचर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। किसको? इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें नहीं होती है वहां पर, सिंपल एक ही वर्ड है। क्या लिखा होगा वहां पर इंग्लिश में? मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। और जब वो वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ेगा ना इंग्लिश मीडियम का बच्चा, तो भी वहां पर वर्ड क्या आएगा? गेमेटोफाइट। लेकिन यहां पर वर्ड है नर युग्मकोद भव। थर्ड चैप्टर जो 11th क्लास का, वहां पर आपको दिख जाएगा नर युग्मकोद भिद्ध भिद्ध। तो बावला हो जाता है बच्चा, कहता है सर एक जगह नर युग्मकोद भव लिखा हुआ है, वहां पर भिद्ध लिखा हुआ है, भव भिद्ध भव भिद्ध, ये क्या है सर? भेदभाव कर दिया हमारे साथ। तो हाँ जी, तो एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। चाहे नर युग्मकोद भव बोल दीजिए, चाहे नर युग्मकोद भिद्ध बोल दीजिए। तो परागकण एक नर युग्मकोद भिव या नर युग्मकोद भव जो होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस यानी गुड़ल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग के पाउडर जैसी परागकणों को पाते हैं। एक काम करना, कल एक काम करना, हिबिस्कस देख लेना, गुड़ल देख लेना। उस गुड़ल को बचपन में ही कर लिया था, 5वीं 6ठी कक्षा में। टीचर ने भी नहीं बताया था, तब भी हम लोगों ने करा था कि नहीं करा था? सोचो, करा था कि नहीं करा था? सर टाइम हो गया, मुझे पता है। करा था कि नहीं करा था? सोचो, बचपन में आपने गुड़ल का, आपने पुष्प लिया था लाल रंग के, जिसके वो थे हैं, गुड़ल का पुष्प याद है? हाँ सर, चाइना रोज जिसको हम बोलते थे, हिबिस्कस बोल देते हैं। और उसके ऊपर जो तंतु निकल रहे हैं उनको आपने ऐसे ऐसे किया था और हाथ में दानेदार संरचना। अरे ये तो बताने की जरूरत, ये तो बचपन में कर लिया था हम सबने, है। चलो, एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़के और सूक्ष्मदर्शी से देखें, ठीक है, देख लेंगे। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे, नहीं होंगे, हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण का विन्यास, आकार, रंग, रूप, बनावट में भिन्नता होती है। ऑब्वियसली बात है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग कुलों के, अलग अलग पादपों के परागकण जो होंगे, उनका आकार, उनका रूप, उनका रंग, उनकी बनावट जो होगी वो कैसी होगी? भिन्न भिन्न होगी। ये भिन्न 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 क्या है? परागकणों की होती है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, यहां से यहां तक की जो लाइन जो थी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, क्या? कि परागकण जो होता है वो कौन होता है? नर युग्मकोद भव होता है या नर युग्मकोद भिद्ध होता है। इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। चलो क्रॉस नहीं मारेंगे, मीनिंग समझ में आ गया। आगे, परागकण सामान्यतः कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, भूल मत जाना। नॉर्मली कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। इनका व्यास याद रखना, 25 से 50 माइक्रोमीटर, भूल मत जाना, नीट में प्रश्न पूछा गया है। इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। कितनी भित्ति मिल रही है? सर 2 भित्ति मिल रही है। कठोर बाहरी भित्ति को हम बाह्य चोल बोलते हैं। जो बाहर की तरफ जो भित्ति जो है, जो कठोर है, उसको हमने बोला बाह्य चोल, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। जिसमें क्या मिल रहा है? स्पोरोपोलेनिन, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, जो सबसे ज्यादा ज्ञात यानी अभी तक पता लगाई गई सबसे ज्यादा प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंट कार्बनिक सामग्री है, सबसे कठोरतम पदार्थ है। यह उच्च तापमान और अम्ल, सुदृढ़ मीन्स बहुत ही तगड़े अम्ल एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। यानी अगर आप इस पे अम्ल डाल दे, बहुत ही मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दें, सल्फ्यूरिक अम्ल तो सबसे तगड़ा अम्ल है, वो भी डाल दे, हाई टेम्परेचर दे दे, क्षार दे दे, तो भी ये टिक जाती है। कौन? स्पोरोपोलिन। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत मीन्स उसको खत्म कर दे। डन, यहां तक की बात, एक एक लाइन समझ में आ गई है। चलिए, परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्रक होता है जिसे हम जनन छिद्र बोलते हैं। अभी जो बाह्य चोल जो थी वहां पर एक छिद्र मिल रहा था जिसको हमने क्या बोला था? जनन छिद्र बोला था। जहां पर कौन नहीं था? जहां पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। भूल मत जाना, जहां पर कौन अनुपस्थित है? बाह्य चोल में एक छेद है जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं है, जिसको हमने क्या नाम दिया है सर? जनन छिद्र बोला है।
परागकण जीवाश्म की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिन पाया जाता है। याद रखना, परागकण जो है लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में संरक्षित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कठोरतम पदार्थ मिल रहा है। कौन? स्पोरोपोलिन। बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइन की एक आकर्षक सारणी प्रदर्शित की गई है। आपका क्या विचार है? बाह्य सख्त कठोर होना चाहिए। जनन छिद्र का क्या कार्य है? ये देखो, जनन छिद्र का कार्य आप मेरे से पूछेंगे, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी जब हम परागण पढ़ लेंगे, परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर बैठेगा, तब वहां पर क्या निकलेगी? एक पराग नली निकलेगी। और वो पराग नली कहां से निकलती है? यहां पर जो जनन छिद्र जो होता है वहां से निकलती है। तो वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, ये हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। ये चीज जो है जनन छिद्र का कार्य क्या होगा, इतना सा, यही वो जनन छिद्र है जहां से क्या निकलती है? पराग नली निकलती है। ठीक है जी। यहां पर ये जो लाइनें दे रखी है, ये बता रखी है, देखो कितने आकर्षक प्रकार के क्या होते हैं भैया? परागकण होते हैं, अलग अलग आकृति के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग आकार के होते हैं। चलिए जी, न्यू एनसीईआरटी में सेम टू सेम चीज दे रखी थी। आगे बढ़ते हैं। परागकण की आंतरिक, टाइम नहीं हुआ ना अभी, है ना? अभी हाँ 5-10 मिनट है। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंत्यचोल कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था। जो कैसी होती है मेरे भाई? बताया था ना आज, पतली होती है, सतत परत वाली होती है, लगातार बनी होती है, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। याद रखना, भूल मत जाना। हाँ जी सर, यहां पर इस डायग्राम में एसिमेट्रिक तंतु दे रखा है, कायिक कोशिका दे रखा है, प्रजनन कोशिका दे रखा है। ये चीज क्या दे रखी है गुरु? यहां पर ये चीज जो है ये समझ में नहीं आई है। चलो देखो, यहां पर है ना, हमारी एनसीईआरटी में ये वर्ड दे दिए, इनको एक्सप्लेन नहीं किया है। सर आप एक्सप्लेन कर दोगे? कल एक्सप्लेन कर दूंगा, वैसे तो अभी टाइम हो चुका है, कल एक्सप्लेन कर दूंगा कि सर ये जो राजधानी है इसके 2 टुकड़े हैं, फिर ये दोनों टुकड़े जुड़ जाते हैं, फिर उसके बाद में केंद्रक जो है एक तरफ आ जाता है, एक तरफ आने के बाद में 2 केंद्रक विभाजित होते हैं। एसिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है बराबर, एसिमेट्री मतलब जो चीज बराबर नहीं होती है। तो एसिमेट्रिक तंतु कौन से होते हैं? वो तंतु जो एसिमेट्रिकल होते हैं, एक तरफ ज्यादा होते हैं, एक तरफ कम होंगे। जहां कम होंगे वहां से जब खिंचाव होएगा तो छोटा केंद्रक बनेगा, जहां ज्यादा होंगे वहां पर केंद्रक क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सर एग्जाइन में एक छेद होता है क्या? यार तुम बावले तो नहीं हो, यहां पर यही तो लिखा हुआ था, एग्जाइन में एक छेद होता है। कल तो तुमको बताया एग्जाइन में एक छेद था। अरे बाबा, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। परागकण के बाह्य चोल में एक सुस्पष्ट द्वार या रंध्र होता है। बेटा आज जो मैंने डायग्राम बनाया था गुड़िया, मुझे बताना इस डायग्राम में ये कौन है? लाल रंग की जो मैंने बनाई है, ये कौन है? सर बाह्य चोल। बाह्य चोल में एक छेद दिख रहा है। हाँ सर। अब अगर ये छेद है तो क्या यहां स्पोरोपोलिन होएगा? सोचो। डन ना? तो बाह्य चोल जो थी ये वाली, इस बाह्य चोल में छेद है, रंध्र है, जिसका नाम है जनन छिद्र। जहां पर अगर छेद है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये वाली लाइन हमारी हो गई थी, यहां पर पढ़ रहे थे। ठीक है, हाँ जी। तो क्या अंत्यचोल जो थी वो पतली थी, सतत थी, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। यहां तक हमने पढ़ लिया। आगे, परागकण का जीव द्रव्य एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। भैया लाल रंग से मैंने हाईलाइट कर दिया, प्लाज्मा भित्ति नहीं है, ये प्लाज्मा झिल्ली है। प्लीज इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर भित्ति लिख दूंगा तो पूरा मायने चेंज हो जाएंगे इस लाइन के। यहां पर प्लाज्मा झिल्ली है, ना कि भित्ति है। और जीव द्रव्य जो होता है वो भित्ति से आवृत नहीं होता, झिल्ली से आवृत होता है। बहुत ब्लंडर डिफरेंस है ये चीज, ये बहुत ब्लंडर चीज है। सुनने में लगेगा अरे भित्ति झिल्ली करना था, भित्ति कर दिया, बहुत बड़ी गलती है मेरे भाई। ये भित्ति हो ही नहीं सकता। अरे प्लाज्मा भित्ति नहीं होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, पतला आवरण होता है, फ्लेक्सिबल होता है। भित्ति वैसे ही कठोर होती है। हाँ जी, तो यहां पर ये प्लाज्मा भित्ति कर रखा है, क्या आना चाहिए? प्लाज्मा झिल्ली आना चाहिए। प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं होती हैं, 2 कोशिकाएं होती हैं। एक होती है कायिक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका, उसके अंदर होती है। ठीक है, कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें खाद्य भंडार होता है, यानी भोजन होता है, और एक विशाल अनियमित आकृति का क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। याद रखना, पूछा जाएगा कौन किसमें अनियमित आकृति वाला केंद्रक होता है? तो कायिक कोशिका में कैसा केंद्रक होता है? अनियमित आकृति वाला। जबकि जनन कोशिका जो है वो छोटी है, किससे? कायिक कोशिका से, और उसके जीव द्रव्य में तैरती रहती है। ये भी मैंने तेरे को बताया था, जनन कोशिका छोटी और किसमें घुस जाती है? कायिक कोशिका में घुस जाती है, और उसके जीव द्रव्य में यानी कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। इसकी आकृति, यह तरकु आकृति
वाले, यानी यहां पर तर्कु आकृति किसकी है? केंद्रक की है। घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाली होती है, याद रखना, भूल मत जाना। कैसी आकृति होती है मेरे भाई? तर्कु शेप क्या होता है? केंद्रक कैसा होता है? स्पिंडल शेप का होता है, भूल मत जाइएगा। अंजलि किरार, क्या दिक्कत है आपको? नो 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 नो, क्या नो 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 नो, बोलो बोलो बोलो, चलो। 60% पादपों में, आवृत बीजी पादपों में परागकण इसी दो कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं, मैंने आपको बता दिया था, है ना? झड़ते या संगलित होते हैं। संगलित या झड़ते का मीनिंग एक ही होता है। यहां पर झड़ते इसलिए लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में कठिनाई ना हो, नहीं तो अगर यहां पर संगलित लिख देता, संगलित का मतलब होता है निकलना, यानी झड़ना, यानी रप्चर होना, बाहर निकल जाना। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका जो थी, याद कर, मैंने तेरे को बताया था, जनन कोशिका जो है एक बार फिर से समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर क्या बना देती है? दो कोशिका बना देती है, यानी परागकण झड़ने से पहले 3 चरणीय यानी 2 नर युग्मक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वही 2 जनन कोशिका क्या कहलाती है? नर युग्मक कहलाती है। आज बताई थी आपको, वही दो नर युग्मक जो है वही क्या कहलाते हैं? आपकी जनन कोशिका जो है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नर युग्मक बोलते हैं। जनाब, ये एनसीईआरटी हो गई। नई वाली एनसीईआरटी में भी सेम टू सेम चीज लिखी हुई है, कोई ए टू जेड चीज आपकी कोई अलग नहीं है, सेम टू सेम, एक एक वर्ड सेम टू सेम है। नेक्स्ट, अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी, श्वसनी वेदना पैदा करते हैं, यानी श्वसन संबंधी विकार पैदा करते हैं। वेदना मीन्स विकार पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसनी विकार, हां ये वर्ड था, मैं सॉरी बताना भूल गया। चिरकालिक श्वसनी विकार दमा, श्वसनी शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाता है। सर, ये चिरकालिक का मतलब क्या होता है? चिरकालिक वर्ड जो होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोनिक, और क्रोनिक का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टाइम, यानी मतलब लंबे समय तक। अब आप मुझे बताइएगा, अगर किसी को अस्थमा होता है तो क्या वो 1-2 दिन में खत्म हो जाता है? नहीं मेरे भाई, वो लंबे समय तक चलता है। कौन सा? अस्थमा, बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलता है। यानी ऐसे विकार, ऐसे श्वसन संबंधी विकार जो दीर्घकालिक होते हैं, चिरकालिक या दीर्घकालिक, क्रोनिक का मतलब होता है जो लंबे समय तक होते हैं। अरे मयंक शुक्ला मेरे भाई 60% से ज्यादा कर ले यार, भाई 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 कसम से यार, यार इतना नहीं यार दोस्त, इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकता है। आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, इतना तो थोड़ा सा बुद्धि लगा सकता है मेरे भाई। हाँ जी, यह बताया जाता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थीनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक होते हैं। ये हम लोगों ने आज पढ़ा था। परागकण पोषण से भरपूर होते। हाल ही के वर्षों में आहार संपूरक यानी फूड सप्लीमेंट के रूप में, फूड संपूरक मीन्स सप्लीमेंट के रूप में, सप्लीमेंट मतलब क्या होता है? जो मुख्य भोजन के साथ में अतिरिक्त चीज ली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट बोलते हैं। उसके रूप में पराग गोलियों यानी टैबलेट्स का लेने का प्रचलन बढ़ गया है। कहां पर? स्पेशली पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियां या सीरप के रूप में बाजार में उपलब्ध होती हैं। इस तरीके से ये गोलियां हैं, ये सीरप है, शेक के रूप में मिलता है, सीरप के रूप में मिलता है, टैबलेट्स के रूप में मिलती हैं ये दोस्त। यहां पर पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों, घोड़ों की कार्य दक्षता में वृद्धि करते हैं। यानी जो खिलाड़ी जो होते हैं जिनको हम एथलीट्स बोलते हैं, और धावक अश्व का मतलब, वो धावक मीन्स वो घोड़े जिनको हम यूज में लेते हैं घुड़ रेसिंग में, उनको हम क्या बोलते हैं? धावक अश्व। ठीक है, उनकी कार्य दक्षता को क्या कर देती है? ये बढ़ाती है। कौन? ये गोलियां। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट लाइन रह गई आई थिंक, हाँ लास्ट पेज है। परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो अपनी जीवन क्षमता यहां पर मैंने आपको बोला था, यहां पर जीवन क्षमता मीन्स अंकुरण की क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। यानी अगर उनको अंकुरित होना है तो उन अंकुरित होने के लिए उनको वर्तिकाग्र पर गिरना पड़ेगा, जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है निषेचन करेंगे। आवश्यकता क्यों पड़ेगी? जरा सोच, एक वर्तिकाग्र है गुलमोहर की या एक वर्तिकाग्र है गुलाब की, उसके ऊपर तूने
गुड़हल का और उसके ऊपर तूने गुलाब का परागकण डाल दिया, तो कौन सा अंकुरित होएगा? समान जाति का ही तो अंकुरित होएगा। तो जिसकी आवश्यकता है वही तो अंकुरित होएगा, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो अंकुरित नहीं होएगा। तो यहां पर आवश्यकता मीन्स समान जाति का होएगा तो ही अंकुरित होएगा, नहीं होएगा तो अंकुरित नहीं होएगा। आपके विचार से परागकण की जीवन क्षमता कितनी होती है, कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षमता रहता है, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई थी। आपके हिसाब से क्या यह परागकण की ये जो जीवन क्षमता है किस पर डिपेंड करती है बेटा? तापमान और आर्द्रता पर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। कि टेम्परेचर अगर सूटेबल मिलेगा, नमी अगर अच्छे से मिलेगी तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा? जल्दी अंकुरित हो जाएगा। धान और गेहूं में परागकण की जीवन क्षमता जो है याद रखना है 30 मिनट है, 30 मिनट के बाद वो खो देती है। जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी कुल में परागकणों की जीवन क्षमता जो है वो महीनों तक बनी रहती है। मैंने शायद यहां पर 1 महीना लिख दिया, महीनों तक बनी रहती है। यहां पर महीनों कर देते हैं, फिर कहेंगे सर 1 महीना लिख दिया आपने। महीनों तक बनी रहती है, महीनों तक बनी रहती है। चलिए, अब कितने महीने यहां पर कोई निश्चित नहीं कर रखा, क्योंकि अलग अलग कुल में कई अलग अलग महीनों की होएगी। ठीक है, आपने शायद सुना होगा कृत्रिम गर्भधान। कृत्रिम गर्भधान क्या होता है कि एक स्त्री है जिसके अंदर निषेचन की क्षमता जो है, लेकिन उसका जो पुरुष जो है, उस पुरुष के अंदर वीर्य का, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो रहा है। तो हम क्या लेते हैं? डोनर लेते हैं, उस दाता के वीर्य को कलेक्ट करते हैं। भैंसों में ऐसा देखा जाता है, वीर्य लेते हैं और वीर्य को मादा के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कृत्रिम गर्भधान। के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। यानी ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया अगर शुक्राणुओं को ट्रांसफर करना तो शुक्राणुओं को भी तो स्टोर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जैसे हम शुक्राणु को स्टोर करते हैं, उसी प्रकार हम बीजों को स्टोर करते हैं बैंक में। ऐसे ही हमने पराग बैंक बनाया है, पराग भंडार बनाया है, जहां पर बहुत से प्रजाति के परागकणों को हम द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करने की संभावना रखते हैं। यानी उनको कई वर्षों तक हम उनको भंडारित करना संभव किया है हमने, यानी हम उनको भंडारित कर सकते हैं। इस प्रकार से भंडारण से पराग का प्रयोग बीज भंडार की भांति पराग भंडार या पराग बैंक के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में हो सकता है। सिंपल, कुछ भी नहीं था। तेरे को सारी एनसीईआरटी एक एक लाइन तेरे को कवर करा दी है, तूने एक एक लाइन यहां पर देख ली है दोस्त, कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने यहां पर। डन, क्लियर है? अब अपन कल मिलेंगे और कल इसके आगे स्टार्ट कर देंगे। क्या ये हमारा मेन क्या पढ़ना था ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे क्या? स्त्री केसर। कल हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे। सर पार्थिनियम का पिक्चर दिया, अरे गूगल पर खोल ले यार तू यार, यही मैं दिखाऊंगा तब तेरे को अच्छी लगेगी है। खुद भी खोल ले, गूगल पर डाल ले पार्थिनियम इमेज बस। चलो ओके चीकू। हाँ भाई गुड़िया कुमारी, आज तो ज्यादा बातें नहीं करी, आज हमने पढ़ाई करी है। आज मैंने पूरा जोश के साथ में तुमको पढ़ा दिया है। चलो कल मिलते हैं, कल थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। कई दिन हो गए आपको एनसीईआरटी कसरत नहीं कराई है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। कल अपन एनसीईआरटी की कसरत भी करेंगे, कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे ढेर सारी। ठीक है बेटा, चलो बच्चों, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।